So we will be starting with our today's topic and in between आपको internal specific कोई topic में भी अगर doubt रहे सर no problem. हाँ बोलो. सर LIBSY वाला एक डाउट है, उसके टेस्टिंग के पहले जो है वो वाला पेज नंबर उसमें बताओ डाउट है ना. मेरे को। Okay, I'll just share. सर यू गॉट हाँ 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 एक सेकेंड में वही ओपन कर रहा हूँ. हाँ. So at this page you are talking about, right? हेलो. यस हाँ. क्या डाउट है बताओ मुझे. यहाँ पे तो हम लोगों ने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है वो बताया हुआ है. सर, ये LIB लाइब्रेरी सिस्टम्स है ना। हाँ, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल. ये सेम एग्जाम्पल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ अदर एग्जाम्पल्स. जैसे कॉलेज सिस्टम का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था, यू कैन यूज़ दोज एग्जाम्पल्स इज वेल. तो दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ओके वी हैव अ लाइब्रेरी सिस्टम और वो लाइब्रेरी सिस्टम के लिए वी आर डिफाइनिंग वी आर डेवलपिंग वन सॉफ्टवेयर. तो उसके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हो सकते हैं. अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट थिंग इज लाइक अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, लाइक द यूजर इंटरफेस. ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गया. मतलब विच टाइप ऑफ यूजर्स आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद आर सॉफ्टवेयर. तो उनके लिए हम लोग जो सिंपल HTML फॉर्म्स बनाएंगे विदाउट अ फ्रेम्स. विदाउट अ फ्रेम्स मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिजिटल लाइब्रेरी, तो जैसा विकीपीडिया होता है कि एक ही पेज पे वी हैव लिंक्ड मल्टीपल पेजेस, या फिर इन वन HTML पेज आई विल पुट 2-3 फ्रेम्स जहाँ पे मैं 2-3 अलग अलग चीज़ें आपको डिस्प्ले कर सकूँ. या फिर जावा एप्लेट यूज करेंगे. ये नॉन फंक्शनल हो गया. मतलब एज पर आर सॉफ्टवेयर विल बी यूजिंग दिस डिफरेंट टेक्निक्स विच आर अवेलेबल टू अस. एप्लेट समझते हैं. जावा एप्लेट्स में जावा में ही हम लोग GUI बनाएंगे और वही हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो ऐसा हो सकता है. ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जो आपको डिलीवर करना है वो एज पर द लाइक अगर कॉलेज का लाइब्रेरी है तो कॉलेज के लाइब्रेरी में जब अगर हम लोग कोई चीज़ें वहाँ पे ऐड करेंगे तो उनके कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे. कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं. जो पब्लिशर्स के साइड से वो आपको बुक्स मिल रहे हैं या जर्नल्स मिल रहे हैं या रिसर्च पेपर्स मिल रहे हैं, दे हैव ऑल्सो डिफाइंड देयर ओन रूल्स और रेगुलेशंस. वो आपको यहाँ पे बताने पड़ेंगे. देन वी हैव सम एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट. एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जो यूजर्स आपके लाइब्रेरी के जो यूजर्स है उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको अलग से सेव करके रखना है. वी शुड नॉट डिस्क्लोज द एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट आर कस्टमर्स टू समवन एल्स. ये आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गए. और इसके लिए नाउ टू स्टोर सच पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योरली, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी पैटर्न विल बी अप्लाइंग देयर. ये आपके नॉन फंक्शनल पार्ट हो गए. ना उसमें हम लोगों को क्या बोला है प्रॉब्लम्स. नाउ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में बी वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट प्रिसाइजली. मतलब एग्जैक्टली यही लेवल का सिक्योरिटी हम लोग को पर्सनल इंफॉर्मेशन पे देना है. दिस टाइप ऑफ GUI इज बेस्ट जहाँ पे मैं लेट्स सपोज कि विल बी यूजिंग मोर एनहांसिंग ऑन जावा स्क्रिप्ट और एल्स विल बी मोर फोकसिंग ऑन सम अदर टेक्नोलॉजी लाइक VB स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं हम लोग. तो वो कौन सा एग्जैक्ट लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे एज पर आर रिक्वायरमेंट. डू वी रिक्वायर्ड एनी एनिमेशन और फ्लैश समथिंग लाइक दैट या समथिंग एल्स. बराबर है. तो ये हम लोग प्रिसाइज वे में वो चीज़ें प्रोवाइड करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. तो वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं. लाइक हम लोग को यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर द सेम लाइक सिस्टम गोल. अ सिस्टम शुड बी वेरी इजी used by experienced controller and should be organized in such a way that user errors are minimized. मतलब अगर BSc से हूँ, मैंने अगर लॉगिन अगर BSc से किया है टू मिनिमाइज द एरर, आप मुझे BSc स्पेसिफिक जो बुक्स है, नोट्स है, रिसर्च पेपर्स है, जर्नल्स है, वही सबसे पहले हाईलाइट करो. सो दैट विल रिड्यूस द बर्डन और अ एरर. क्यों. बेसिकली क्या होगा कि इफ वी हैव स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी एक्सेस कर रहे हैं, कॉलेज लाइब्रेरी, so they might be using they might be students from different streams. One might be from BSc, one might be from BCom. अब देखो दोनों को जो है ना यहाँ पे हम लोग के पास IT सब्जेक्ट है या HTML है. अब HTML BCom वाले भी पढ़ रहे हैं, BSc वाले भी पढ़ रहे हैं. बट द बुक्स विच आर रिक्वायर्ड बाई BCom आर डिफरेंट कंपेयर टू BSc. तो अगर
मैं एक लाइब्रेरी पे लॉग इन कर रहा हूँ, डिजिटल लाइब्रेरी पे, और वहाँ पे यू आर डिस्प्लेइंग वन बुक टू मी, और वो जो बुक है वो अगर बीकॉम वाला है, या उल्टा हो गया कि बीकॉम वाले कोई स्टूडेंट को आप बीएससी आईटी का जो रेफरेंस बुक प्रोवाइड किया हुआ है एचटीएमएल के लिए, आप वो प्रोवाइड कर रहे हो, सो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो Sir, what is the difference between functional and non-functional? फंक्शनल मतलब एग्जैक्टली क्या फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे? फंक्शन मतलब लाइक आई विल बी एडिंग लॉग इन, साइन अप, बिलिंग फंक्शन, पेमेंट गेटवे ऐड करूंगा मैं वहाँ पे। आप अपना पास्ट हिस्ट्री देख सकते हो, वो सारे फंक्शंस ऐड करूंगा। दोज आर द फंक्शंस। अब ये फंक्शंस को डेवलप करने के लिए विच टेक्नोलॉजी आई विल बी यूजिंग, या फिर हम लोगों का सर्वर अगर हम लोग सेटअप करेंगे उसका कैपेसिटी क्या होना चाहिए, या मिनिमम विच ऑपरेटिंग सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस फंक्शन, ये आपका नॉन फंक्शनल पार्ट हो गया। लाइक इफ आई से कि वी हैव जोमेटो, ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हम लोगों के पास बुक माई शो है, लेट्स सपोज। सो बुक माई शो हम लोगों के पास ये एप्लीकेशन है, तो इसके अंदर आप क्या क्या फंक्शंस ऐड करेंगे? सो वी हैव मूवी बुकिंग, लाइव स्ट्रीम जा सकते हैं यहाँ से कोई अपने इवेंट्स को, इवेंट्स है, प्लेज है, स्पोर्ट्स है, एक्टिविटी है, बाकी के बहुत सारी चीज़ें। वी हैव गिफ्ट कार्ड फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल विद अस। सो यहाँ पे ये जो जो चीज़ें आपको दी है, दिस आर द फंक्शंस विच इज़ प्रोवाइडेड बाय बुक माई शो। तो सिर्फ मूवी बुकिंग नहीं दे रहा है, यहाँ से मैं इवेंट्स बुक कर सकता हूँ, कोई ड्रामा के लिए बुकिंग कर सकता हूँ। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब है टू एक्सेस ऑल दोज थिंग्स, like we have a new function that is the streams. So to access this we required an updated browser with webcam attached on it या something else. So यहाँ पे देखो हम लोग के पास वीडियो लाइब्रेरी है। Now to access this video library we required a 4G internet connection as well as an updated video media player. So ये नॉन फंक्शनल चीज़ें हो गए। एंड फॉर अ स्मूथ वर्किंग ऑफ दिस और फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम, इफ यू रिक्वायर्ड अ बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस, वी रिक्वायर्ड विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम विथ मिनिमम 4 GB ऑफ रैम। ये आपके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गए। ठीक है, क्लियर है? हेलो हेलो, anyone any doubts? Okay, so if no doubts then we'll start with our today's syllabus now. Time we were on real time system control. We were discussing about what we mean by real time system. Okay, so real time system क्या होगा, कैसे चीज़ें वर्क होंगे, वो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे। मैंने आपको लाइव एक एग्जाम्पल दिया था ऑफ बुक माई शो, वही सेम हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ बुक माई शो, हाउ थिंग्स वर्क आउट हियर, वो देखते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये वाला देखो हम लोग देख रहे थे, एक मेन प्रोग्राम है, रूटीन है, ये लाइव वाला ये देखा था। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। ब्रॉडकास्टिंग मॉडल मतलब जैसे हम लोग यूट्यूब लाइव जाते हैं, फेसबुक लाइव जाते हैं, सो दैट इज़ द ब्रॉडकास्टिंग मॉडल। तो यहाँ पे जो भी कुछ हम लोग डालेंगे वो सब बाकी लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होगा। इवेंट ड्रिवन का मतलब क्या है, आप क्या इवेंट फॉलो कर रहे हैं। जैसे कल अगर मैं बुक माई शो पे लास्ट लेक्चर में मैंने जैसे बुक माई शो पे एक ब्राउज़र से सर्टन टिकट्स अगर बुक किया था, दूसरे ब्राउज़र में वो विजिबल नहीं था, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इवेंट ड्रिवन। सो ये आप देख सकते हो अभी। नाउ सिलेक्टिंग ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, वी हैव सम सब सिस्टम्स एंड इवेंट एंड मैसेज हैंडलर है यहाँ पे। तो आपके जो अलग अलग सिस्टम्स है वो जो भी कुछ चीज़ें ब्रॉडकास्ट करेंगे, जैसे यूट्यूब लाइव जा रहे हैं उसके नीचे कोई कमेंट कर रहे हैं, तो वो सब यहाँ पे आएगा। उसके साथ में नेक्स्ट वी हैव इज इंटरप्ट ड्रिवन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोला है, दिस इंटरप्ट ड्रिवन सिस्टम आर यूज्ड इन अ रियल टाइम वेयर फास्ट रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इज एसेंशियल। लाइक अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही हम लोग बुक माई शो पे मैंने 2 प्लेसेस से एक सिमिलर टिकट बुक करने का ट्राई किया था, तो एक प्लेस पे जैसे ही मैं टिकट सिलेक्ट करके पे क्लिक कर रहा था तो इंटरप्ट जनरेट हो रहा था ऑन द सेकेंड सिस्टम जहाँ पे वो सेम टिकट्स बुक करने का कोई दूसरा पर्सन ट्राई कर रहा था। सो यहाँ पे वही रहेगा, वी हैव इंटरप्ट्स, ये आपके पास इंटरप्ट वेक्टर्स है। तो जो भी इंटरप्ट, जैसे अगर मैं ये फर्स्ट प्रोसेस है, यहाँ से आई एम ट्राइंग टू बुक 4 टिकट्स, ठीक है, वी आर यूजिंग बुक माई शो। अब ये बुक माई शो के ऊपर ये मेरा फर्स्ट इंटरप्ट हैंडलर है, आई हैव सिलेक्टेड 4 टिकट्स हियर, और जैसे ही आई क्लिक ऑन पे,
ये इंटरप्ट हैंडलर जो है वो ये 4 सीट्स जो यहाँ पे मैं बुक करने की ट्राई कर रहा हूँ वो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, और यहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, और यहाँ पे भी एक्सेसिबल नहीं रहेंगे। तो ये आपके इंटरप्ट्स हो गए कि लाइव आपका अगर कुछ काम चल रहा है और उसमें अगर कहीं पे अगर कोई एक चीज़ आपको अवेलेबल है या नहीं है तो उसका इमीडिएटली नोटिफिकेशन प्रोवाइड करना, वो आपका इंटरप्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म हो गया। जैसे आप देखो कि अगर हम लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो मैंने कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया और सबमिट किया, तो अगर 11:30 इज़ द क्लोजिंग टाइम फॉर एग्जाम्स, तो अगर मैं 11:30 के अगर 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स पहले भी अगर सबमिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो इंटरप्ट वेक्टर क्या करेगा, क्लोजिंग के पहले वो फॉर्म का वो जो रिक्वेस्ट है वो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड इंटरप्ट कब जनरेट होगा, अगर 11:30 मेरा एग्जाम क्लोजिंग टाइम था और 11:30 से अगर मेरा 11:30 के ऊपर 10 सेकेंड्स भी और आ गया तो अगेन दैट विल जनरेट अ इंटरप्ट कि ओके नाउ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी रिस्पॉन्सेस, तो आपका एग्जाम पेपर सबमिट नहीं हुआ। सो दोज आर द प्रोसेसेस, और उनके प्रोसेस का फाइनल रिएक्शन क्या होगा, वो इंटरप्ट जनरेट करेंगे। दैट्स इट। उसके आगे हम लोग के पास रेफरेंस आर्किटेक्चर है। रेफरेंस आर्किटेक्चर में सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, वी हैव दिस OSI मॉडलिंग पैटर्न। I want you to just look at this OSI के 7 layers। नेटवर्किंग में हम लोगों ने पढ़ा है, देन विल डिस्कस वन बाय वन। एक बार ध्यान से 1 मिनट देख लो आप। सो एज यू कैन सी वी हैव दिस OSI मॉडल, 7 लेयर्स रहते हैं OSI के, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। फिजिकल लेयर पे क्या आएगा, फिजिकल डिवाइसेस आएंगे आपके, बराबर है, मॉडेम, हब, राउटर जो भी है वो। डेटा लिंक में केबल आएंगे, और जो हम लोग जो वे में वो सारी चीज़ों को इंटरैक्ट कनेक्ट करते हैं वो आएगा। नेटवर्क लेयर पे आपका IP एड्रेस आएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP आएगा और UDP प्रोटोकॉल आएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। सेशन लेयर लॉग इन टू लॉग आउट का आपका जो सेशन होता है वो आएगा। प्रेजेंटेशन पे जो भी हम लोग कुछ डिस्प्ले करने की ट्राई कर रहे हैं तो वो चीज़ें आप टेबुलर फॉर्मेट में, फाइनल जो आपका जो एप्लीकेशन है, वी हैव अ बैंकिंग एप्लीकेशन, ठीक है, वी हैव दिस बैंकिंग एप्लीकेशन, और इसमें मैं पासबुक डिमांड कर रहा हूँ। तो मेरा 1 मंथ का जो भी मेरे ट्रांजेक्शन्स है वो आप टेबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। दैट्स हाउ द प्रेजेंटेशन लेयर अबाउट, ठीक है। सो वी हैव दिस आर द 7 लेयर्स। तो यहाँ पे भी ये 7 लेयर्स का हम लोग बात क्यों कर रहे हैं वो समझते हैं। नेटवर्किंग में हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये मैं वापस नहीं पढ़ा रहा हूँ, OSI 7 लेयर्स है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव डेटा रिपोजिटरी सर्विसेज। जैसे यहाँ पे आप अगर एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे, वी हैव दिस एग्जाम्पल हियर, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, वी हैव डेटा रिपोजिटरी सर्विस हियर, डेटा इंटीग्रेट होगा, देन टास्क मैनेज होंगे, यूजर इंटरफेस आएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ये हम लोग के मैसेजिंग सर्विसेज है। अब ये समझ लो डीमार्ट है, ठीक है, दिस इज डीमार्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हम लोगों का एक फाइनल डेटाबेस है ऑफ डीमार्ट। वी हैव दिस फाइनल डेटाबेस, रिपोजिटरी मतलब डेटाबेस होता है। नाउ ये जो रिपोजिटरी है इसमें से वी आर फेचिंग डेटा फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ डीमार्ट विच इज एट बोरीवली, देन एट बैंड्रा, देन वी हैव अंधेरी ब्रांच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसे मल्टीपल वी हैव 50 ब्रांचेस और मोर। तो सब जगह से हम लोगों ने क्या किया, डेटा रिपोजिटरी मतलब यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, है ना, इंटीग्रेशन सर्विस से, जिससे हम लोगों को क्या पता चलेगा, वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि कौन से लोकेशन पे, ऑन विच लोकेशन वी रिक्वायर्ड, और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, डिमांड ऑफ विच प्रोडक्ट इज मोर एट विच लोकेशन। सो कौन से लोकेशन पे आप कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स रखेंगे वो आपको यहाँ से इजीली पता चलेगा। एंड कौन से जो आपके डीमार्ट के स्टोर्स है जहाँ पे आपको और एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत है, या कौन से स्टोर्स है जहाँ पे आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो अगर आपको अपने सर्विसेज को अगर मॉडिफाई करना है तो कहाँ पे हम लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन अप्लाई करेंगे वो आएगा। और फाइनली ये सारी चीज़ें आप कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, डीमार्ट का जो उनका इंटरफेस रहेगा, दैट इज दिस इज देयर एप्लीकेशन विच इज देयर फॉर देयर एम्प्लॉयज़। तो आपका जो बिलिंग होता है वो यहाँ से होगा, एंड बहुत सारे दूसरे चीज़ें यहाँ से होंगे, ठीक है। दिस इज द मेन पैटर्न विच इज प्रोवाइडेड। So I hope this is very clear to everyone.
इसको हम लोग रेफरेंस मॉडल बोलते हैं। बैकएंड में आपका रिपोजिटरी मल्टीपल लोकेशन से डेटाबेस आ गया, जिसको हम लोग साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं विद डिफरेंट सर्विसेज। कौन से सर्विसेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हम लोगों को अगर ऑर्डर प्लेस करना है, लाइक डीमार्ट को भी ऑर्डर प्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी ना अपने सप्लायर्स के पास से, जो स्टोर्स में वो ऑर्डर रखेंगे। देन पेमेंट सर्विस होगा, तो पेमेंट सर्विस, दो टाइप के पेमेंट सर्विसेज आपके होंगे, साथ में इंटीग्रेट होंगे। एक डीमार्ट को जो सप्लाई कर रहा है, दूसरा कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है। देन उसके साथ में हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि हम लोगों के जो एम्प्लॉयज़ है वो एम्प्लॉय का पेमेंट फैसिलिटी, देन एम्प्लॉय का बाकी के जो डिटेल्स है वो, देन उसके साथ में आपने अगर कोई न्यू स्टोर चालू किया है तो उसका एनालिसिस होगा कि कौन से स्टोर पे आपका कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, कहाँ पे आपका लॉस हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग कंबाइन बताएंगे। दिस इज़ द रेफरेंस मॉडल। सो कोई एक ये सेम जो है ना आप मैकडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मैकडोनल्ड्स के लिए। देन वी कैन यूज़ इट फॉर पिज़्ज़ा हट एज वेल, देन फॉर मैनी डिफरेंट सर्विसेज जो मल्टीपल लोकेशंस पे काम कर रहे हैं, और उनको ये एक कॉमन डेटाबेस हैंडल करना है। अब देखो पिज़्ज़ा हट जो है, अब पिज़्ज़ा हट है तो उसको कहाँ पे अपने नए स्टोर्स चालू करने हैं, कौन से आपने देखा है कभी मैकडी जो है उसके अलग अलग आउटलेट्स पे आपको अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स जो है ना वो मिलेंगे। कहीं पे कोई ऑफर अलग रहेंगे, कहीं पे ऑफर्स कुछ अलग रहेंगे, कहीं पे आपको कोई दूसरे बेटर ड्रिंक्स या कुछ मिलेंगे, कहीं पे कोई दूसरे ड्रिंक्स मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर एट विच एरिया, उसके हिसाब से मैकडी मुंबई में भी, मुंबई के भी अलग अलग एरियाज में खुद के सर्विसेज को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर ये मॉल में आपको अगर मैकडी मिलता है तो वहाँ पे कुछ ऑफर्स कुछ अलग रहेंगे। कॉलेज के बाजू में अगर आपको ये मिलेगा तो वहाँ पे ऑफर्स कॉलेज स्टूडेंट्स के हिसाब से, उनको जो पसंद आ रहे हैं वो एरिया के, वो कॉलेज के हिसाब से वैसे रहेंगे। सो वो सारे सर्विस जो है वो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। नाउ ये इंटीग्रेशन कौन सा होगा, कस्टमर सर्विस होंगे, प्लस एम्प्लॉय सर्विस रहेंगे, प्लस मैनेजमेंट लेवल पे जो उनको रिक्वायर्ड है वो सारे सर्विसेज यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। उसके बाद में आपके पास आर्किटेक्चरल मॉडल है, ये तो मैंने हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, ये वापस नहीं बता रहा हूँ। नाउ कल का टॉपिक जो भी था वो हम लोग का सारा हो गया, यहाँ से हम लोगों का एक कंप्लीट न्यू टॉपिक चालू हो रहा है। नाउ दिस टॉपिक इज अबाउट यूजर इंटरफेस डिजाइंस। बेस्ट एग्जाम्पल अगेन हम लोग एक बार देख लेंगे। द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, वी हैव जोमेटो। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास एक ही जोमेटो है और वहाँ पे आपके पास एक ही प्लेस के ऊपर दे हैव प्रोवाइडेड सो मेनी इंफॉर्मेशन जस्ट इन सो प्रिसाइज मैनर। कैसे प्रोवाइडेड है, इफ यू नोटिस हियर वी हैव एन ऑप्शन फ्रॉम वेयर वन कैन डाउनलोड देयर मोबाइल ऐप, है ना। सो इफ यू वांट जोमेटो मोबाइल ऐप, गो हियर। इफ यू वांट टू लॉग इन, क्लिक हियर। साइन अप करना है, बाजू में ही ऑप्शन है, और आपको ये दूसरे विंडो पे भी नहीं लेके जा रहा है, ध्यान से देखो। इफ आई क्लिक हियर, यहाँ पे ये एक लॉग इन विंडो ओपन हो रहा है, और वो कितना मिनिमम इंफॉर्मेशन मांग रहा है देखो। यू कैन जस्ट लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर और विद ईमेल अकाउंट और गूगल अकाउंट जो भी है। देन साइन अप, तो उसमें भी आपको गिन के ये दो फील्ड्स मांग रहा है, अग्री करो, क्रिएट अकाउंट, दैट्स इट, वी आर डन। सो मिनिमम थिंग्स दे वांट फ्रॉम यू। और जितना अब साइन अप में, बहुत पहले क्या होता था कि साइन अप में ही आपका 5 मिनट चले जाता था, तो ये साइन अप फॉर्म देख के ही बहुत सारे यूजर्स जो है ना वो बैकआउट करते थे। सो नाउ इफ यू डोंट वांट टू साइन अप मैन्युअली, यू कैन डायरेक्टली कंटिन्यू विद एनी और दी अदर गूगल अकाउंट, और इफ यू हैव ऑलरेडी एन अकाउंट यू कैन जस्ट लॉग इन फ्रॉम हियर, एज यू कैन सी एट दिस पॉइंट। सो इतना सिंपल ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। उसके बाद में दिस इज द नेम, ये आपका टैगलाइन आ गया, ये हाईलाइट हो गया इतने एरिया में। उसके बाद दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इतना पार्ट जो है ये आपका गूगल मैप आ गया, देखो, जिसके एपीआई आपने लिंक करके रखे, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और उसके साथ में आपका ये सर्च बार आ गया। नाउ व्हाट थिंग्स वी आर प्रोवाइडिंग हियर, आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, यूज दिस सर्च बार। आपको बाहर जाना है डिनर पे, लंच पे, ब्रेकफास्ट पे, यूज दिस सर्च बार।
आपको कहीं पे पब या क्लब में जाना है, यूज दिस सर्च बार. इफ यू वांट टू हैव अ प्रो सर्विस दे, यूज दिस सर्च बार. तो आप देखो, दे हैव डेवलप्ड 4 or 5 डिफरेंट एल्गोरिदम्स फॉर दिस वन सर्च बार. लेकिन यूजर के लिए वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. दिस इज सो सिंपल फॉर यूजर बट इट्स सो डिफिकल्ट टू डेवलप. वी हैव वन सर्च बार जिसके ऊपर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यू कैन सर्च फॉर फूड, you can search for food, you can search for restaurant, you can search for pub, you can search for other services which is provided by Zomato at just one location. At same point of time, नीचे भी आपको यहाँ पे बोला है कि okay, on Zomato you can order food, you can go out for a meal, you can just find out some best clubs or where you can enjoy your evenings with someone. Then pro service, some discounts which is provided by them. So ये सारे चीज़ें जो भी Zomato आपको प्रोवाइड कर रहा है वो एक ही विंडो में प्रोवाइड कर दिया है. इसके बाद में डिटेलिंग आपको नीचे मिलेगा. सो मिनिमम आप देखो, विदाउट स्क्रोलिंग आई कैन ईजिली फाइंड आउट व्हाट Zomato इज ऑल अबाउट. दिस इज द GUI वी आर टॉकिंग अबाउट. बैकएंड में हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर Zomato टू डेवलप सच सर्च बार. बहुत डिफिकल्ट है ये एक सर्च बार बनाना जिसमें मैं रेस्टोरेंट ये वो सब, बिकॉज ये एक सर्च बार विल बी लिंक्ड विथ सो मल्टीपल डेटाबेस टेबल इन बैकएंड. बट आप देखो यहाँ पे कम से कम है ना 30 टेबल्स आर लिंक्ड हियर और इवन मोर. बट आपके लिए ये चीज कितना सिंपल है. सो एक साइड पे वी कैन सिलेक्ट आवर लोकेशन एंड बाजू में ही यू कैन सर्च फॉर रेस्टोरेंट और सम क्लब्स विच आर प्रेजेंट एट दिस लोकेशन. तो इससे सिंपल चीज आपको नहीं मिल सकता. अगर कोई फर्स्ट टाइम भी अगर आ रहा है ना, ही कैन ऑल्सो इजीली वर्क विद दिस. So if you can understand easily what Zomato is all about and how they provide you something, आप easily उसको use कर पाएंगे. तो GUI जो है, it is everything, or we can say it's all about how simple you make things for the users. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड क्या दिया है, बिटवीन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आपको एक इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना है ना. और यहाँ से आप देखो ये बेसिक चीज़ जो मैंने आपको बताया वही है. ये सबसे सिंपल चीज़ है तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. सो यूज़र टास्क जो मैंने एनालाइज इट, बराबर है. अपने इस नॉलेज के हिसाब से आप स्पेसिफिकेशन मॉडल्स बनाएंगे जैसे आप केस डायग्राम और ये बता रहे थे, और उसके हिसाब से हम लोग अपने डिज़ाइंस को और सिंपल बनाने की ट्राई करेंगे. सो यूज़र इंटरफेस जो है ये एक स्पाइरल अप्रोच फॉलो करता है. ध्यान दो, वी फॉलो स्पाइरल अप्रोच हियर. मतलब क्या होगा कि आप कोई एक डिज़ाइन पे वी कीप ऑन वर्किंग ऑन सम और दी अदर डिज़ाइंस टू मेक इट एज बेटर एज पॉसिबल. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ जीमेल. ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ. ओके, सो एज यू कैन सी हियर इन दिस टैब, ये देखो, ये जो है ना, ये जीमेल का ओल्डर सिस्टम था, बहुत बेसिक था. तो अब ओल्डर सिस्टम में क्या था, चीज़ें जो थे उसमें आपको यहाँ पे ईमेल सेग्रीगेशन नहीं था जैसे आज के टाइम पे आपको ईमेल सेग्रीगेशन होता है. आज के टाइम पे आपका जो न्यू लेआउट है, इट्स बेसिकली डिवाइडेड लाइक दिस. ठीक है, जिसमें वी हैव प्राइमरी ईमेल, सोशल ईमेल, प्रमोशनल ईमेल एंड कुछ अपडेट्स अगर है तो आप अलग अलग उसको अलग अलग टैब्स में आप सेग्रीगेट कर सकते हैं. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपको गूगल सूट अवेलेबल होता है जहाँ पे आप गूगल डॉक्स, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब ऑनलाइन आप एडिट कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं. गूगल कैलेंडर इज एक्सेसिबल हियर. देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन टुडेज टाइम वी हैव गूगल मीट फैसिलिटी. तो आपके पास जो भी लोग यहाँ पे जीमेल पे है उनके साथ आप मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है. तो गूगल के जो भी फैसिलिटीज़ है ना वो बहुत स्मूथली आपको यहाँ के यहाँ प्रोवाइड किए हुए हैं. तो आप देखो कि जीमेल का मेन फैसिलिटी वाज एन ईमेल सिस्टम. तो वो ईमेल सिस्टम का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना साइड बाय साइड हम लोग चीज़ों को और बेटर बना रहे हैं. गेटिंग, हम लोग और बेटर बना रहे हैं उसको. स्टार्टिंग में क्या था, आप ये
इफ़ यू सिलेक्ट दिस ओल्डर वन, सो यहाँ पे आपको देखो उन्होंने जो स्टार्टिंग में फंक्शंस दिए थे ना, यहाँ पे आपके पास ये जीमेल ऑप्शन था, ये ड्राइव ऑप्शन यहाँ पे था, बराबर है। लेकिन यहाँ पे अभी मुझे अलग से वो ड्राइव ऑप्शन सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज सुन एज आई क्लिक ऑन एनी ईमेल एंड ऑन एनी अटैचमेंट, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। और उसके साथ में यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए रहते हैं। अब उस पर क्लिक करेंगे तो ड्राइव, यूट्यूब, हर एक चीज़ आपके पास यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा। एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे ओपन होगा जिसमें हर एक चीज़ आ गया। तो ये जो भी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दिया था ना, वो सब मैंने यहाँ पे कंबाइन किया और उसके लिए एक ही बॉक्स यहाँ पे अपडेट किया। सो अगेन आपका लेआउट जो है वो और सिंपल हो गया। गेटिंग? ओल्डर वाले में यहाँ पे आपके पास प्राइमरी ईमेल, सोशल, प्रमोशनल, ये सारे टैब्स नहीं थे, अभी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सो इफ़ यू हैव 5000 ईमेल, तो वो 5000 ईमेल में से आपके काम के 100 ही रहेंगे, तो वो प्राइमरी में दिखेंगे और बाकी के सारे ये फालतू के सोशल और प्रमोशनल ईमेल में जाएगा। तो वी कैन ईजिली गेट दी अपडेट अबाउट आर इम्पॉर्टेंट ईमेल्स। सो अगेन आपको ईमेल में भी वो खुद से सेग्रीगेट करके दे रहा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये क्या हो गया, दे प्रोवाइड समथिंग मोर बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस वन, है ना। आपके पास यहाँ पे सेटिंग फैसिलिटी होता है, आपके पास कैलेंडर, गूगल डॉक्स का फैसिलिटी है, कैलेंडर का है, आप अपने नोट्स बना सकते हैं साथ में। हर एक पॉसिबल जो गूगल आपको प्रोवाइड कर सकता है, हर एक चीज़ यहाँ पे वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? सो दिस आर द ऑल थिंग्स विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द गूगल्स एंड। ओके, उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग का जो गूगल का फैसिलिटी था, इट वॉज अ बिट पुअर कंपेयर टू दिस वन। सो अभी हम लोग उसको और बेटर बनाने की ट्राई कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको अभी भी अगर पुराने इस पे अगर जाना है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, बट उस पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए, है ना। सो यहाँ पे आपको क्या बताया हुआ है, एज यू कैन सी वी हैव दिस इमेज। अब इसमें से आप देखेंगे दिस इज द न्यू वर्जन। तो आपको अगर पुराने वर्जन पे जाना है, आप पुराने वर्जन पे भी जा सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू यूज़ द न्यू वन, आप न्यू पे भी जा सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जितना कम चीज़ें बताएंगे ना यूज़र, उतने कन्फ्यूज होंगे। सो ये देखो, आपको यूट्यूब, ड्राइव, जो भी कुछ है ना, वो सारे ये एक जो डॉट डॉट दिया है उसी के ऊपर है। नोटिफिकेशन आएंगे यहाँ से, आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, यू कैन एडिट योर प्रोफाइल फ्रॉम हियर। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग। आप कोई भी एप्लीकेशन पे जाएंगे, आपका थंबनेल रहेगा, दिस इज योर थंबनेल। सो थंबनेल पे क्लिक करो, यू कैन गो टू प्रोफाइल। दिस इज द स्टैंडर्ड वे, ये आपको याद रखना है। ये आप कोई भी अगर एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें भी आपको भी ये थंबनेल पैटर्न ही फॉलो करना है। दिस इज द मोस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न इन टूडेज टाइम। कोई भी अगर एप्लीकेशन यूज करता है तो उसको यही समझ में आता है ना। देन ये आपका डिवीजन हो गया, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशनल। आप अपने खुद के डिविजन्स बना सकते हैं। आपने अगर गूगल फॉर्म्स बनाया तो उसके ऊपर आपको कुछ रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं आपको, तो वो रिस्पॉन्सेज आप अलग से यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, यहाँ पे अलग से रख सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग चीजों को और बेटर बनाना, यही आपका ये जो डायग्राम दिया है उसका मतलब यही है। आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज, यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो भी डिजाइन्स बनाएंगे उसके लिए हम लोग स्पाइरल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो स्पाइरल अप्रोच का मतलब क्या रहेगा, सबसे पहले डिसाइड व्हाट आर द यूजर टास्क, उनके एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का मतलब है वेदर दे विल बी एक्सेसिंग योर एप्लीकेशन फ्रॉम मोबाइल, ओल्ड ब्राउजर में से एक्सेस कर रहे हैं, न्यू ब्राउजर पे से एक्सेस कर रहे हैं, और दे आर यूजिंग सम एम्बेडेड डिवाइसेस टू एक्सेस इट, लाइक स्मार्ट वॉच, टीवी। तो उसके हिसाब से आप एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से आपके डिज़ाइन चेंज होंगे। आपके डिज़ाइन को और आप स्मूथ करने का ट्राई करेंगे और सिंपल बनाने का ट्राई करेंगे। व्हाट वी डू, मेक इट मोर सिंपल। सिंपल कैसे करेंगे, बाय मिनिमाइजिंग नंबर ऑफ क्लिक्स। ये सबसे सिंपल एक थंब रूल है कि आपको अगर कोई चीज़ को अगर सिंपल बनाना है ना, आप नंबर ऑफ क्लिक्स जितना कम कर दो उतना आपका एप्लीकेशन और सिंपल बनते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इन व्हाट्सएप, आपको देखो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप में अगर मैं आपको एल्बम फोटोज अगर भेजता था, 50 फोटो विल कम इंडिविजुअली। अभी क्या होता है, अगर आई सेंड यू 50 और 100 फोटोज, सब एक एल्बम बन के आएगा। सो जस्ट इन वन क्लिक आई कैन डाउनलोड ऑल दी फोटोज।
सो क्या हो गया, नंबर ऑफ क्लिक्स जो है मेरे मिनिमाइज हो गए, और वो जितना नंबर ऑफ क्लिक्स मिनिमाइज हो गए उतना आपके लिए चीज़ें सिंपल हो गया। नेक्स्ट थिंग, स्टार्टिंग में अगर मुझे व्हाट्सएप पे अगर पेमेंट करना होता था तो व्हाट्सएप से मुझे गूगल पे पे जाना पड़ता था। अब व्हाट्सएप ऑल्सो ट्राई टू ऐड दैट फीचर इज वेल। उसके बाद में इफ़ आई वांट टू शेयर, स्टार्टिंग में क्या था, इफ़ आई वांट टू शेयर सम डॉक्यूमेंट, आपको देखो इमेज जब हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते थे तो बहुत बार प्रॉब्लम आता था। तो अब उन्होंने क्या इम्प्रूव कैसे किए चीज़ों को, यू कैन शेयर इमेज एज अ डॉक्यूमेंट, तो उसका क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, है ना। इफ़ यू शेयर जस्ट फॉरवर्ड द इमेज, वो क्या होगा, कंप्रेस्ड होके शेयर होगा। सो आपके इंटरफेस डिज़ाइन हो गए। दूसरा इंटरफेस डिज़ाइन जो अभी हम लोगों ने जीमेल का दिया, तो ये इंटरफेस डिज़ाइन हम लोग सिंपल करने की ट्राई करेंगे। व्हाट्सएप ने बहुत सारे अपने अलग अलग फंक्शंस ऐड किए, स्टेटस फंक्शन ये वो, बट द मेन वाई वी आर यूजिंग व्हाट्सएप फॉर चैटिंग फैसिलिटी। सो जैसे जीमेल हम लोग ईमेल सिस्टम सेंड रिसीव के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जीमेल आपको गूगल मीट का ऑप्शन दे रहा है, ड्राइव का, गूगल डॉक्स का, 10 ऑप्शंस वो साइड में देगा। मेन उसका फोकस किस पे होना चाहिए, अपना ईमेल सिस्टम को और बेटर बनाने पे होना चाहिए। एग्जैक्टली सेम वे Facebook also provides you 10 different functions, like पेमेंट फंक्शन अभी आ गया व्हाट्सएप पे, बराबर है। उसके बाद में आप अगर अपना व्हाट्सएप अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट, बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, और भी सिक्योरिटी फीचर्स फंक्शंस आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आ गया। बट उसके बाद भी जो मेन स्मूथ जो चैटिंग फैसिलिटी चलना चाहिए, दैट रिमेन्स वेरी कॉन्स्टेंट, दैट रिमेन्स वेरी स्मूथ। सो उसको आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। देन वैलिडेशन मतलब टेस्ट दोज सेम GUI, whether we can implement, we can modify, we can make it more better। तो ये सेम साइकिल जो है कंटिन्यूस लाइफ टाइम चलते रहता है। अब कोई भी एप्लीकेशन देखो, यू विल फाइंड सम और द अदर टाइम उनके जो डिजाइन्स, उनके जो पैटर्न्स होते हैं ना, उसमें वो इम्प्रूवमेंट्स करते ही जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एज यू कैन सी वी हैव गोल्डन रूल्स ऑफ यूजर इंटरफेस। तो गोल्डन रूल्स क्या है, place the users in control, define interaction modes in a way that does not force a user into unnecessary or undesirable actions। like आप देखो कि there was a time जब we have one option जहाँ पे HDFC जो था उनका एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी था। ओके, तो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी था उसका HDFC डायरेक्ट, सॉरी HDFC इन्वेस्टमेंट लॉगिन, इन्वेस्टर लॉगिन। सो देखो यहाँ पे है ना HDFC का एक फंड्स, HDFC फंड्स करके या कोई तो एक दूसरा था, आई डोंट रिमेम्बर। तो अब द पीपल हु आर लॉगिंग हियर, सो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, देखो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर, क्विक इन्वेस्ट, अपडेट कॉन्टेक्ट डिटेल। अब स्टार्टिंग में इसी का एक साइट था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन सा वाला था। तो उसमें क्या था, दे हैव प्रोवाइडेड 4 वेज। अगर मैं सपोज इफ आई एम इन्वेस्टिंग, जैसे यहाँ पे आपको क्या बताया, वी कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के लिए आई कैन मॉनिटर माई इन्वेस्टमेंट थ्रू पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड से लिंक होगा। देन मेरा बैंक अकाउंट नंबर मैंने लिंक किया रहेगा, मेरा ईमेल आईडी होगा या मोबाइल नंबर रहेगा। सो वी हैव दिस 4 ऑप्शंस, ध्यान से देखो, वी हैव 4 ऑप्शंस टू लॉग इन। अब क्या था कि स्टार्टिंग में दे हैव प्रोवाइडेड दिस 4 ऑप्शन डिफरेंटली। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब आपके ये वेबसाइट के ऊपर अकाउंट क्रिएट किया था, आई हैव लॉग्ड इन थ्रू पैन नंबर या पैन कार्ड नंबर। नेक्स्ट टाइम जब मैं आया तो मैं भूल गया, तो मैंने क्या किया, बैंक अकाउंट नंबर से लॉग इन किया। अब इनका इंटरनल सिस्टम में ही प्रॉब्लम था कि जब मैं पैन कार्ड नंबर से लॉगिन कर रहा हूँ और बैंक अकाउंट से लॉगिन कर रहा हूँ, सो दे वेर पुटिंग मी ऑन 2 डिफरेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज अदर एंड ये कोई दूसरा अकाउंट है। जब मैं ईमेल से लॉगिन कर रहा हूँ, अगेन इट ड्रैग मी टू सम अदर अकाउंट। मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ, कोई दूसरा अकाउंट, और बाद में दे हैव मॉडिफाइड देयर डिजाइन। सो अब क्या था, इफ आई लॉग इन फ्रॉम ईमेल और मोबाइल, सेम अकाउंट आपके पास विजिबल रहेगा।
लेकिन पैन कार्ड से अगर मैं लॉग इन करूंगा, स्टिल आई हैव सम अदर अकाउंट. सो अगेन दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग. प्लस अब यूजर को 4 अलग अलग वे के लॉग इन प्रोवाइड कर रहा है. दैट मेक्स थिंग्स सो डिफिकल्ट फॉर योर एंड यूजर्स. तो आपको क्या करना है, चीजें सिंपल रखना है. जैसे अभी उन्होंने अपने साइट को मॉडिफाई किया है. वेदर यू आर अ न्यू एग्जिस्टिंग यूजर, क्लिक हियर. न्यू इन्वेस्टर्स है, क्लिक हियर. क्विक इन्वेस्ट करना है. अब ये देखो, अगेन दिस इज द प्रॉब्लम. न्यू इन्वेस्टर है, क्विक इन्वेस्ट है, मेक इट सेम ना. अपडेट योर कॉन्टेक्ट डिटेल. तो अभी कॉन्टेक्ट डिटेल कब मैं अपडेट करूंगा? सो आप देखो कि कहीं ना कहीं अभी भी हम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम मिलता है. एग्जिस्टिंग यूजर अगर जब तक लॉग इन नहीं करेगा, वो अपने डिटेल्स अपडेट कैसे कर पाएगा? तो आपको अगर डिटेल अपडेट करना है, सो वी सपोज टू प्रोवाइड हियर ओनली कुछ इन्फॉर्मेशन. तो आप देखो कि कहीं ना कहीं आपको जो स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस रहते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई चेंजेस आपको लगता है कि आपके हिसाब से वो बेटर होने चाहिए, तो हम लोग वो सजेस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे करूँगा अपडेट योर कॉन्टेक्ट डिटेल, तो यहाँ पे क्या बताएगा? आपका जो इन्वेस्टमेंट नंबर है, फोलियो नंबर है, पैन नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर, एंटर इट. और यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो. एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, तो यह एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर डायरेक्ट क्या करेगा? लॉग इन करेगा, है ना. दैट्स वन एग्जाम्पल. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना कि आपको यूजर कंट्रोल्स ऐसे वे में ही प्रोवाइड करने हैं, ऐसे लोकेशंस पे रखने हैं जिससे यूजर्स के लिए चीज़ें डिफिकल्ट ना हो. यूजर्स के लिए जितना चीज़ें सिंपल रहेंगे, दे विल मोर हैप्पी विथ योर एप्लीकेशन. अब आप देखो, मुझे इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर इन्वेस्ट करने के लिए मुझे अगर आपका एप्लीकेशन ही ये पहले तो यूज़ करने सीखना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा छोड़ दो. जहाँ से सिंपल वे में मैं एप्लीकेशन सीख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको दिया, यहाँ पे आपको क्या बोला है? एक इंटरप्शन सीक्वेंस दिया है. आपके पास बहुत बड़ा टूल मेन्यू है, बराबर है. और अब देखो, आपके पास मल्टीपल वेज है जहाँ से आप सेम ऑपरेशंस कर सकते हैं. तो आपको कहाँ पे क्या चीज़ प्रोवाइड करना है ना, वो आपको यहाँ पे बताना है. जैसे दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल. हम लोग MS वर्ड यूज करते हैं, अंडू रीडू का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है, बराबर है. एंड सेम ऑप्शन इज गिवन फ्रॉम, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम हियर एज वेल एज फ्रॉम हियर. तो ये क्या हो गया? वी हैव 2 ऑप्शंस जहाँ पे दोनों चीज आप बहुत इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, है ना. और दूसरी बात, आप अगर MS वर्ड या MS ऑफिस यूज करते हैं, यहाँ पे देखो आपको आगे एग्जाम्पल मिलेगा. अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उसमें से कौन से कमांड्स, कौन से ऑप्शंस आपको अपने रिबन पे या मेन्यू पे चाहिए, आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं. तो क्या होगा कि आप कोई फंक्शंस जो उनको प्रोवाइड कर रहा है ना, वो फंक्शंस वो इजीली अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सके. डेली बेस पे अगर कोई आपका MS वर्ड या पावर पॉइंट या कुछ यूज कर रहा है, अब उसको चीज़ों को कस्टमाइज करना है. कुछ फंक्शंस जो आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस प्रोवाइड किए, वो सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस उसको काम के नहीं है, और जो उसको काम के है उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ढूंढने के लिए. तो आप उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं, या आप अपना अलग से कस्टमाइज मेन्यू भी बना सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस फीचर इज प्रोवाइडेड बाय स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स. तो आपको स्टैंडर्ड वे में कुछ चीज़ें प्रोवाइड किए, अगर वो नहीं चाहिए, यू कैन कस्टमाइज योर ओन वे, है ना. तो यहाँ पे कस्टम रिबन आप क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको ऑप्शन दिए रहते हैं. रिड्यूस यूजर मेमोरी, मतलब जैसे आप देखो कि वी हैव Amazon. तो इफ आई गो टू Amazon, आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी वो कम करेगा, है ना. उसका यूजर का मेमोरी लोड कम करना है. जैसे इन ब्राउजर वी हैव अ फैसिलिटी, वी कैन आस्क ब्राउजर टू रिमेंबर आवर यूजर नेम एंड पासवर्ड. तो वो क्या हो गया? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है आपने यूजर का लोड जो है वो कम कर दिया. ब्राउजर विल रिमेंबर फॉर यू. तो हर बार जैसी, अब देखो कि अगर मैं जीमेल या कुछ अगर एक्सेस करूंगा, तो मुझे एवरी टाइम ये करने की जरूरत नहीं है, ब्राउजर ने वो कम करके दिया. एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं कहीं पे अगर मैं कोई मोबाइल ऐप या कुछ और यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे भी ये सेम पैटर्न फॉलो होगा, है ना. तो ये आपका आप यूजर मेमोरी लोड कैसे कम करते हो, वो पॉइंट आ गया. देन अगर मैं Amazon पे शॉपिंग कर रहा हूँ, तो मैंने ये बार अगर कोई एक क्रेडिट कार्ड यूज किया था फॉर पेमेंट, सो नेक्स्ट टाइम में इट विल सेव दोज पेमेंट डिटेल फॉर मी
अगर मैं उसको सेव करूंगा तो नेक्स्ट टाइम मुझे पूरा क्रेडिट कार्ड डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट एंटर सीवीवी नंबर एंड माई पिन और ओटीपी जो भी आएगा वो। तो ये अगेन स्मूथ चीज हो गया। सो ये वे में आप कुछ डिफॉल्ट यूजर के एक्टिविटीज जो है वो फर्स्ट टाइम उसके पास से डिमांड करो, दूसरी बार आप खुद उसको प्रोवाइड करो। सेम वे गूगल पे, आपने एक बार अगर उससे बिल पेमेंट किया तो नेक्स्ट टाइम वो आपको याद दिलाता है कि आपका नेक्स्ट बिल जो है वो जनरेट हो गया, यू कैन पे योर बिल यूजिंग गूगल पे। मेमोरी लोड कम किया आपने और यूजर्स को आपने रिमाइंड कराया, तो बहुत बार यूजर आपके ही एप्लीकेशन से अपना बिल जो है वो पे कर देंगे, तो आपका एप्लीकेशन पे ही एक्टिव यूजर्स बढ़ गए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब देखो कि हम लोग के पास यूजर का मेमोरी लोड कम करने के लिए अब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा कि यूजर जो भी फंक्शंस है वो लैपटॉप पे आएगा, कंप्यूटर पे आएगा और वहां से ही एक्सेस करेगा। समटाइम दे माइट एक्सेस द फंक्शंस विद माउस, sometimes they might access it from keyboard, and in today's time we have voice control system, है ना, मतलब we have Siri, Google Assistant etc etc। तो अगर मैंने Zomato से अगर आज कोई अगर ऑर्डर दिया है, नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट आस्क Siri टू रिपीट माई ऑर्डर फ्रॉम Zomato, तो वो सेम ऑर्डर जो है वो Siri मेरे बिहाफ पे वो सेम ऑर्डर प्लेस कर देगा। आई जस्ट से रिपीट लास्ट ऑर्डर फ्रॉम Zomato, तो वो सेम ऑर्डर मेरे भी यहाँ पे हो जाएगा, मेरे अकाउंट से वो उतना डेटा जो बैलेंस है वो कट हो जाएगा, है ना। तो ये वॉइस असिस्टेंट कंट्रोलर भी आ गया, तो ये भी क्या हो गया, यूजर मेमोरी लोड कम हो गया। मुझे वापस वो कहाँ से कौन से रेस्टोरेंट से क्या मेन्यू क्या फूड कितना बिल था मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सेम वे वॉइस कंट्रोल से मैं गूगल पे जाके पेमेंट भी कर सकता हूँ, आई कैन मेक कॉल्स ऑल्सो। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। तो आज के टाइम पे हम लोग GUI के बारे में तो कम बात करते हैं, लेकिन वॉइस कंट्रोल के थ्रू हाउ एफिशिएंटली यू कैन प्रोवाइड सम फैसिलिटीज टू योर कस्टमर्स। तो मेमोरी लोड कम करो। लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, एक वर्किंग मेमोरी होता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब कुछ चीज़ें मैंने यूज़ किए थे, लेकिन वर्किंग मेमोरी का मतलब क्या है, जैसे आप देखो लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कभी तो मैंने MS वर्ड या पावर पॉइंट यूज़ किया था, तो अगर MS ऑफिस के दूसरे कोई सॉफ्टवेयर है ना तो वो भी मैं बहुत इजीली यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास वर्किंग मेमोरी है कि मोस्ट ऑफ आपके जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कुछ बेसिक फंक्शंस तो आपके सेम ही रहेंगे। जैसे यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है, देखो एज यू कैन सी हियर दिस इज द मोस्ट कॉमन फंक्शन। तो अगर मैं कहीं पे भी जाऊँगा तो ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सर्टन चीज़ें जो है वो सेम रहेंगे, वेदर आई एक्सेस इट फ्रॉम विंडोज़ और आई एक्सेस इट फ्रॉम लिनक्स और आई एक्सेस इट फ्रॉम मैक, सब में दिस फंक्शन रिमेन्स द सेम। ये स्केल सेम आएगा, यहाँ पे ये आप जहाँ फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, साइज, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, है ना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइन, पूरा एक सेम वे में बताओ, ये सारी चीज़ें आपको होंगे, सब जगह प्रोवाइड होंगे। तो ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है कि आज मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ या बाद में यूज़ करूँ। वर्किंग मेमोरी का मतलब ये बेसिक चीज़ें मुझे पता है, लेकिन उसके साथ में अभी मुझे न्यू सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, तो मुझे पूरा स्क्रैच से सीखने की ज़रूरत नहीं है। डिफ़ॉल्ट चीज़ें मुझे ऑलरेडी पता है, मैंने पहले सालों पहले 1 महीने 2 महीने 5 महीने पहले यूज़ किया था, तो इसके जो यूनिक फंक्शंस है वही सिर्फ मुझे सीखने पड़ेंगे। तो आपको सॉफ्टवेयर ये वे में बनाना है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ आप यूनिक फंक्शंस जो है उसी के ऊपर फोकस करेंगे, सारे फंक्शंस के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपको मैंने जो आपको बताया ना, चेकआउट के टाइम पे हम लोग अमेजोन या ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली वी प्लेस ऑर्डर फ्रॉम हियर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, देन मेक इंटरफेस कंसिस्टेंट। जैसे यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन दिए हुए है, ये आपका जीमेल है, तो अगर आपने अपडेट भी किया ना तो यहाँ पे आपने वो इंटरफेस कंसिस्टेंट रखा है, मतलब अगर मैंने ईमेल को 3 कैटेगरी में डिवाइड भी किया है तो भी जो ओल्डर वे में आपको ईमेल जैसे वे में दिख रहे थे वैसे ही न्यू वे में भी दिख रहे हैं। वी हैव सोशल, प्राइमरी, है ना, प्रमोशनल ईमेल एंड अपडेट्स। तो ये जो भी कैटेगरीज है उसको देखने का आपका जो लेआउट है वो सेम ही है जैसे ओल्डर जीमेल में था, दिस रिमेन्स सेम। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो सबसे आप अगर बोलेंगे सबसे सिंपल टॉपिक अगर हम लोगों का सिलेबस में है तो वो ये है, इसके लिए मैं बहुत क्विकली कंप्लीट कर रहा हूँ, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंसी कैसे रखना है आपको अपने एप्लीकेशंस में, तो आप देखो ये आप ऊपर का अगर ये लेआउट देखोगे, मेन्यू देखोगे, दिस इज फॉर एमएस वर्ड, वही बहुत सारी चीजें आपको सिमिलर मिलेंगे इन एक्सेल, और वही सेम बहुत सारी चीजें सेम मिलेंगे फॉर पावर पॉइंट। तो अगर मैं एमएस वर्ड अगर यूज करता हूं तो पावर पॉइंट के एटलीस्ट 30 to 40% फंक्शन तो मुझे ऑलरेडी आता है, बाकी के जो पावर पॉइंट के यूनिक है वो मुझे सीखना है। क्लियर है, समझ में आया? सो एज यू कैन सी, तो इफ यू कैन वर्क विद एमएस वर्ड, सो उसके बहुत सारे फंक्शंस आपको सिमिलर मिलेंगे इन एमएस एक्सेल, और वो सेम फंक्शंस आपको कॉमन मिलेंगे इन पावर पॉइंट एज वेल। सो आपको अगर एमएस ऑफिस का कोई एक सॉफ्टवेयर इफ यू आर कंफर्टेबल, कोई एक एप्लीकेशन या कंफर्टेबल विद, देन यू कैन यूज मोस्ट ऑफ देयर फंक्शंस और उसके बेसिक जो ऑप्शंस है या फंक्शनैलिटी है। सो दिस इज समथिंग जहाँ पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और ये आपका समरी हो गया यूजर इंटरफेस डिजाइंस का, जो भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। सो यूजर इंटरफेस एनालिसिस एंड डिजाइंस क्या होने चाहिए, अफोर्डेबल होने चाहिए, गुड या बैड डिजाइन। गुड और बैड डिजाइन का मतलब क्या रहता है, आप कोई एक चीजों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे है ना। अफोर्डेंस लाइक परसीव प्रॉपर्टीज ऑफ आर्टिफैक्ट्स दैट डिटरमाइन हाउ इट कैन बी यूज्ड। तो आप अगर सामने रखेंगे वो ऑप्शंस को तो इजीली यूजर्स उसको यूज कर पाएंगे। मैं अगर एक ड्रॉप डाउन के अंदर जाके कहीं पे तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट किया है जहाँ से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। अब मैंने डायरेक्ट क्लिक किया फॉर एडमिशन वैसा रखने का छोड़ के मैंने ऊपर बताया कि ओके FY BSc IT, TY BSc IT या BSc IT BCom ऐसे 10 लेबल्स लगे, तो वो क्या करेगा, दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन कि एडमिशन लेना कहाँ से। गेटिंग? अगर मैं बताता हूँ, मैंने ऐसा एक मेन्यू बनाया है कॉलेज का एडमिशन के लिए, हम लोगों ने वेबसाइट बनाया। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया आपको BSc IT, देन यहाँ पे मैंने लिखा BCom, यहाँ पे मैंने लिखा BMM। सो अब यूजर्स को क्या करना है, अगर BMM में BBI में जहाँ पे भी एडमिशन लेना है, यू सपोज टू क्लिक किया, देन यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन आएगा FY SY TY, बराबर है, ये आपको ऑप्शंस आएंगे। देन उसमें आप जाके फिर यू कैन यहाँ पे जाके इट विल आस्क यू फॉर एडमिशन एंड फीस और बाकी सारी चीज़ें। तो ये क्या है, ये चीज़ें डिफिकल्ट बना रहा है, जो नॉन IT से है उनके लिए डिफिकल्ट हो गया। तो अगर न्यू कोई यूज़र है ना वो ऐसा सोचेगा, लेकिन अगर मैं हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, वी कैन जस्ट डायरेक्टली क्लिक ऑन एडमिशन, आई विल जस्ट प्रोवाइड ऑप्शन क्लिक हियर फॉर एडमिशन। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे आई विल आस्क यू एंटर योर स्ट्रीम। तो आप अगर FY BSc IT लिखेंगे, ठीक है, मैंने डायरेक्टली बैकएंड में जाके मैंने अभी वो क्वेरी फायर किया है ना, जहाँ से हम लोग वो डेटा फेच करेंगे और उसका क्या फीस है हम लोग बता देंगे। मतलब यूज़र का काम हम लोगों ने कम कर दिया। यहाँ पे जहाँ पे वो BSc IT पे जाके FY पे जाके एडमिशन पे क्लिक कर रहा था, उसके जगह पे उसका एक ही क्लिक में काम हो गया और वो सेम फॉर्म यहाँ से आ गया। तो आपके पास BSc IT BCom BMM BBI क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ पे जाना है, वो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एडमिशन पे जाओ, जस्ट एंटर, आपको FY BMM BMS BBI किस में एडमिशन लेना है, आप फीस एंटर करेंगे। और ये फीस खुद से एंटर नहीं करना है, याद रखो। गुड डिज़ाइन का मतलब क्या रहता है, मोस्ट ऑफ चीज़ें वो खुद से प्रोवाइड करेगा, थोड़ी चीज़ें आप प्रोवाइड करेंगे। बैड डिज़ाइन का मतलब सब कुछ आपको एंटर करना है। अब अगर स्टूडेंट को मैंने एडमिशन के लिए यहाँ पे बोला, वो FY BSc IT एंटर करेगा, बाद में फीस जो है वो भी वो खुद से एंटर कर रहा है। सो दैट्स अ बैड डिजाइन। क्यों? बिकॉज FY BSc IT के जो भी स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए एक कॉमन फीस रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही स्टूडेंट अगर एडमिशन पे FY BSc IT पे क्लिक करेगा, बाय डिफॉल्ट फीस जो है वो आप यहाँ पे लेबल करेंगे। गेटिंग? आप यूजर को नहीं पूछेंगे। देन वो होने के बाद में उसके आगे अगर आपको सपोज उसने अपना नाम बताया, वो अगर ऑलरेडी स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर सीट नंबर आप खुद से डिस्प्ले कर देंगे डेटाबेस से फेच करके। ये आपका गुड डिजाइन हो गया। एंड समटाइम्स एज पर द लोकेशन कहाँ पे हम लोग ये चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं, किसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग चीज़ों में चेंजेस करेंगे। जैसे कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम लोग कल्चर वाइज वहाँ का क्या कल्चर है उसके हिसाब से हम लोग सर्टन फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, सर्टन फंक्शंस हम लोग हाइड करते हैं। जैसे आप देखो कि हम लोग अमेजोन पे हम लोगों ने देखा था कि वी हैव अ डिफरेंट कल्चर हियर। तो कुछ
प्रोडक्ट्स जो आपको यूएस में जैसे बिकिनी या कुछ जो है जो यूएस में बहुत ज़्यादा स्मूथली बिकते हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट्स आपको बहुत भर भर के आएंगे। तो इन इंडिया जब तक आप उसको इंडिविजुअली अगर सर्च नहीं करते हो तब तक आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स नहीं बताएगा। गेटिंग। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट्स कौन से स्पेसिफिक आएंगे, जो चीज़ें आप सर्च कर रहे हैं। अब लिकर प्रोडक्ट, विस्की, रम, ऐसे ये जो है ये यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ का हम लोगों का सोशियो टेक्निकल सिस्टम देखो। वी हैव सम ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट मतलब वहाँ पे लिकर बैंड है, तो अमेजोन वहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताएगा। अब इंडिया में आपका ड्राई स्टेट और ऐसा सारे ऑप्शंस है, यूएस में आपको कोई ड्राई स्टेट नहीं मिलेंगे। इट्स इन देयर कल्चर। अपने यहाँ पे वो कंसेप्ट अलग है। गेटिंग। आपको हर किसी के घर में एक दारू का बॉटल नहीं मिलेगा यहाँ पे, फ्रिज खोलने पे हर किसी के घर में एक बियर बॉटल नहीं मिलेगा। सो विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट पीपल परचेस्ड हियर, वो अलग हो गया कंपेयर टू व्हाट दे परचेस्ड इन यूएस और समवेयर एल्स। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गुड डिजाइन एंड बैड डिजाइन। तो क्या कंडीशन होने चाहिए, मोड्स क्या होने चाहिए, कैसे हम लोग चीज़ों को मैप करेंगे, फीडबैक लेना है। अब फीडबैक लेने का मतलब हम लोग यूजर्स को नहीं पूछेंगे, वी यूज एनालिटिक टूल्स जैसे गूगल एनालिटिक्स है। तो ये जो टूल्स है ये आपको बताएंगे कि आपके वेबसाइट पे या आपके मोबाइल ऐप पे अगर कोई यूजर्स आ रहे हैं तो कौन से फंक्शंस जो है ना वो लोग एक्सेस करते हैं। ठीक है। और उसमें से कौन से वो ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं जो हम लोग रखेंगे, और कोई फंक्शन जो वो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं इसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। सो यहाँ पे आपको यूज़र प्रोफाइल मॉडल दिया हुआ है। सो एज यू कैन सी हियर यूज़र प्रोफाइल मॉडल में क्या बोला है, वी हैव दिस ऑप्शंस अवेलेबल हियर। यूज़र प्रोफाइल मॉडल में एस्टैब्लिश अ प्रोफाइल ऑफ एंड यूज़र, लाइक उनका एज, जेंडर क्या है उसके हिसाब से। आप देखो यूट्यूब है तो अगर उसमें चाइल्ड मोड अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको उसके स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बताएगा। देन नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उस पर 3 कैटेगरी के यूजर्स रहते हैं। एक जो एकदम न्यू यूजर्स है, वी हैव ऑल न्यू यूजर्स, वी हैव समवन विच आर वेरी रेयर यूजर्स, ओके, तो they frequently use your software, and someone which are a regular users जो डेली बेस पे आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो ये जो यूज कर रहे हैं ना, दे विल बी यूजिंग डिफरेंट शॉर्टकट्स, बराबर है। इनको सारे शॉर्टकट्स पता रहेंगे। जैसे अगर मैं MS वर्ड या पावर पॉइंट पे कंटिन्यूअस अगर वर्क करता हूँ डेली बेस पे तो मुझे उसके सारे शॉर्टकट्स पता है, आई कैन स्मूथली वर्क विद दिस। कभी कभी जो पावर पॉइंट PPT बना रहे हैं जैसे हम लोग हैं तो हम लोग का रोज प्रेजेंटेशन नहीं होता है, वी रेयरली यूज इट। तो वो टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, वी हैव सम पार्शियल नॉलेज अबाउट MS वर्ड और एक्सेल, तो उसमें से मैं सर्टेन फंक्शंस जो है वो तो एक्सेस कर सकता हूँ, और बाकी जो है वो आपने बहुत स्मूथली ऊपर ऑप्शंस दिए जहाँ से मैं वो एक्सेस करूँगा अगर मुझे शॉर्टकट्स नहीं भी पता है। इफ दिस टाइप ऑफ यूजर्स दे डोंट नो शॉर्टकट्स, स्टिल दे कैन वर्क विद अ मेन्यू। और न्यू यूजर्स है तो न्यू यूजर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट वी प्रोवाइड सम और द अदर टेम्पलेट्स और रेडी डिजाइंस। सो आप डिजाइन सिलेक्ट करो, आपका PPT डिजाइन सब रेडी है, खाली कंटेंट रिप्लेस कर दो। जो रेयरली यूज करने वाले, ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज नहीं करने वाले जो यूजर्स है वो क्या करेंगे, दे हैव इंटरमीडिएट नॉलेज, तो वो अपना खुद का कस्टमाइज डिजाइन बनाने की ट्राई करेंगे, और रेगुलर जो है वो अपना खुद का ही टेम्पलेट बना के रख देंगे जो वो खुद से यूज करेंगे। सो ये आपका डिफरेंस हो गया। तो मेनली हम लोग अगर कोई एक सिस्टम्स बनाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको गूगल पे का एग्जाम्पल दिया था। हम लोग क्या करते हैं, ये न्यू यूजर्स को इंटरमीडिएट यूजर्स बनाने की ट्राई करेंगे और उससे उनको हम लोग रेगुलर या फ्रीक्वेंट यूजर्स बनाने की ट्राई करेंगे। लाइक गूगल पे, इट्स प्रोवाइड यू सो सिंपल वे एज वेल एज सम बेनिफिट्स, सम रिवॉर्ड्स। तो न्यू यूजर्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस। क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएट यूजर्स या फ्रीक्वेंट यूजर्स जो है वो अगर इनको ज्वाइन कराएंगे दे विल ऑल्सो गेट सम रिवॉर्ड्स। सो क्या हो गया, न्यू यूजर ज्वाइन हुए, अब वो आके फर्स्ट टाइम अगर आपने बोला है कि आप बिल पे करेंगे देन यू विल गेट 10%, 20% डिस्काउंट और अ कैशबैक, तो दे विल पे देयर बिल हियर। देन आप बोलोगे कि अगर आप कैश ट्रांसफर करोगे तो उसके ऊपर आपको 50 रुपीज़ बैक मिलेगा, तो आपने 50 रुपीज़ उनको वापस रिवॉर्ड दे दिया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 जो भी है वो। तो वैसे क्या हुआ, वो फिर अभी डेली बेस पे अपने अलग अलग बिल्स यहाँ पे करने लगे, है ना, कैश पेमेंट्स करने लगे।
तो ये क्या हो गया, आपने न्यू यूजर को इंटरमीडिएट यूजर और उसको फ्रीक्वेंट यूजर में कन्वर्ट किया। तो याद रखो आपको चीजें स्मूथ बनाना है, बट उसके साथ में कुछ रिवॉर्ड्स देना है जिससे यूजर्स जो है उसको और स्मूथली वर्कआउट करे, लिंक्ड रहे। और वही सारे स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, गोल, इंटेंशन, क्या एक्शन लेंगे, एग्जीक्यूट एक्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखो। तो यहाँ पे वही दिया है, लाइक एज यू कैन सी हियर वी हैव अ फाइल ट्रांसफर ऑप्शन। तो ये मेरा टास्क एजेंट है, डायलॉग बॉक्स आएगा, यू सपोज टू डिस्प्ले द स्टेटस हियर, जैसे अगर वो फाइल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है देन आपको उसको कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बताना है, एरर मैसेज बताना है। जैसे वी हैव ओके, सपोज अगर मैं कोई एक फाइल ट्रांसफर करने की ट्राई कर रहा हूँ। अब देखो व्हाट्सएप पे वीडियो ट्रांसफर करना इज पॉसिबल, बट इफ आई ट्राई टू ट्रांसफर अ वीडियो विच इज 1 GB और 2 GB, देन दैट इज नॉट अलाउड। तो वो क्या करेगा, फाइल ट्रांसफर इज अलाउड, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि वो पहले वो वीडियो को अपलोड करेगा एंड देन ही व्हाट्सएप विल रियलाइज फाइल साइज इज लार्ज, तो बाद में वो रिजेक्ट करेगा। दैट शुड नॉट हैपन। क्लियर है? सो कोई एक इंसिडेंट अगर होता है, लाइक इफ आई ट्राई टू शेयर सम और द अदर टाइप ऑफ फाइल्स, और वो अगर यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं है, वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बीच में अगर मेरा इंटरनेट चले गया, तो जो मैं फाइल ट्रांसफर करने की ट्राई कर रहा हूँ, दिस इज द एजेंट, तो आपको जो डायलॉग बॉक्स बताएगा, जो एरर मैसेज बराबर है और सक्सेस मैसेज जो भी आएगा वो बहुत क्लियर होना चाहिए। इट शुड नॉट लुक कि आपको समझ में ही नहीं आया कि फेल क्यों हुआ, और सक्सेस हुआ तो सिर्फ सक्सेस बता देंगे हम लोग, लेकिन अगर फेल हुआ तो फेलियर प्रॉपर पता चलना चाहिए। एज इट इज गिवन हियर, एक सेकेंड, हाँ देखो ये वाला। सो आप देखो अगर कोई एक एरर अगर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फेल या ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि वाई इट इज फेल्ड। सो मैंने क्या बोला, फाइल नेम जो आप जो नाम से आप फाइल क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हो, वो नाम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, सो दैट्स वाई वी कैन नॉट क्रिएट न्यू फाइल्स हियर। सो ये क्या हो गया, दिस इज वन पैटर्न, ये आपका एक एरर बताने का एक मेथड हो गया। अब हमेशा आप जब एरर बताएंगे तो आपका सॉफ्टवेयर अटक जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के बहुत सारे एप्लीकेशंस रहते हैं, जैसे वी हैव दिस एप्लीकेशन कैलकुलेटर। अब यहाँ पे देखो ये एरर है, मैं डिवाइड बाई 0 करूंगा, दिस इज द एरर, लेकिन यहाँ पे उसने प्रोसेसिंग स्टॉप नहीं किया, ये रन टाइम एरर है, इसके लिए मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे हैं कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग जितना प्रॉपर बताएंगे ना, उतना आपके लिए चीज़ें जो है वो उतने और सिंपल हो जाएंगे। अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग आप अगर प्रॉपर नहीं बता रहे तो यूजर्स को समझेगा ही नहीं कि उनका कोई एक एप्लीकेशन जो वो प्रोसेस करने की ट्राई कर रहे थे वो हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। गेटिंग ना, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इम्प्लीमेंट मॉडल जो अच्छे दिखने चाहिए, यूजर्स को कंफर्टेबल होने चाहिए, है ना, डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको वही बता रहा है। देखो मैंने आप सर सिमेंटिक्स मतलब, हेलो, वो यही हो गया ना हम लोग का बेसिक, जो हम लोग यहाँ पे बेसिक पॉइंट्स जो बता रहे हैं, सिमेंटिक्स का मतलब वही हो गया कि हम लोग कुछ यहाँ पे बेसिक फंक्शन, हार्डकोड फंक्शन। मैम सर फंक्शंस, हाँ हाँ, सिमेंटिक मतलब मैं उसका डिटेलिंग जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो फंक्शंस हम लोग बताएंगे, ठीक है, उसका मतलब सिमेंटिक्स हो गया। एंड सर मेंटल मॉडल, यूजर्स मेंटल मॉडल, मेंटल मॉडल मतलब हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे, वो हम लोग बताएंगे। लाइक मैं अगर कहीं पे हूँ, एक समझ लो कि अगर सिमेंटिक्स और मेंटल मॉडल दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग इंडिया में हैं, अब इंडिया में देर आर ओनली 40% पीपल हु आर कनेक्टेड विद टेक्नोलॉजी। तो सिमेंटिक्स क्या बोलेगा कि आप कहाँ पे है, लिंग्विस्टिक आप कहाँ पे, मतलब आपको हिंदी आ रहा है, गुजराती आ रहा है, या कौन सा लैंग्वेज आ रहा है, तो आपके पास एप्लीकेशन में वो ट्रांसलेशन का ऑप्शन है आपके पास, यू कैन ट्रांसलेट योर थिंग्स इन हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु। फर्स्ट ये हो गया ऑप्शन। मेंटल स्टेट समझने का मतलब है, अब आपने रीजनल लैंग्वेज में चीज़ें कन्वर्ट तो कर दी है,
लेकिन वो ऐसे लोग हैं कोई ना कोई जिन्होंने पहले कभी कोई टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज ही नहीं किए, या फिर अगर वो यूज करने की ट्राई भी कर रहे हैं तो उनके पास जो डिवाइसेस है वो बहुत मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाले हैं, एंड दे आर नॉट एट ऑल अ टेक्निकल पर्सन्स। मतलब जितना हम लोग एक मेट्रो सिटी में अगर कोई रहता है तो उसको जितना आता है उससे भी बहुत मिनिमम चीजें इनको पता है। तो वो टाइम में आपको सिमेंटिक्स मतलब लिंग्विस्टिक कहाँ पे हम लोग हैं एग्जैक्टली, वहाँ का कल्चर, वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजिकली कितने फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है वो समझो, तो उनका मेंटल मॉडल समझेगा आपको, और उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे आप देखो कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था लोगों के लिए। आप गूगल पे और पेटीएम आने के पहले आप देखो कि रेयरली लोग जो है ना वो ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ कर रहे थे। आज भी ऑनलाइन बैंकिंग है, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, बट इंस्टेड पीपल आर मोर फोकसिंग और यूजिंग गूगल पे फैसिलिटी। क्यों? आपने चीज़ों को सिंपल करके दिया। दूसरी बात, आपने जो लोग वहाँ पे आपके पास जो है, अब फेसबुक ने समझा कि हम लोग के पास जो लोग हैं उसमें एज ग्रुप जो है ना वो एक रिस्ट्रिक्टेड एज ग्रुप है। मतलब स्टार्टिंग में आपने जब फेसबुक क्रिएट किया तो उसके ऊपर जो भी यूजर्स आ रहे थे दोज यूजर्स आर रिस्ट्रिक्टिव टू कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर जो जॉब करने वाले। मतलब एज ग्रुप अगर मैं आपको बोलूँ एग्जैक्टली तो हम लोगों के जो 40-50 ईयर्स तक के लोग थे ना वही ज़्यादा थे। तो अब हम लोगों ने क्या बोला, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो रिटायर हो जाते हैं या फिर हाउस वाइफ बहुत ज़्यादा है और उनके पास दिन भर कुछ ज़्यादा काम नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं फिर ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर वो टाइम पास करने का ट्राई कर रहे हैं। अपने फोटो डालेंगे, दूसरे के प्रोफाइल चेक करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा टाइम रह नहीं रहे थे क्योंकि आपके पास ज़्यादा फंक्शंस नहीं थे। तो फेसबुक ने क्या किया, मेंटल मॉडल समझा, यूजर पर्सपेक्टिव जो है वो समझा, और उन्होंने गेम्स जो है वो फेसबुक पे ऐड कर दिए। अब आप देखो गेम, एडिंग गेम्स वाज द बिगेस्ट टर्नओवर फॉर फेसबुक। छोटे बच्चे भी आ गए वो कैंडी क्रश बाकी गेम्स खेलने के लिए, बड़े भी आ गए और एजेड लोग भी आ गए। तो अब रिटायर हाउसवाइफ जो पहले फेसबुक पे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे अब वो भी आ गए। प्लस स्टार्टिंग में अगर आपको फेसबुक का कंसेप्ट पता रहे, फेसबुक का कंसेप्ट पता रहेगा तो क्या होता था कि अगर मैं अगर 3 लाइफ में मुझे मिलेंगे गेम्स के, अगर वो 3 लाइफ खत्म हो गए तो मुझे 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, और एल्स आई कैन आस्क माई फ्रेंड टू सेंड लाइफ टू मी। तो उससे क्या होगा कि अगर मेरा फ्रेंड अगर वो गेम पे कनेक्टेड नहीं है तो सबसे पहले वो कनेक्ट करेगा और बाद में वो मुझे लाइफ सेंड करेगा। तो क्या हो गया, आप और लोगों को ला रहे हैं, ये एक पॉइंट हो गया। अब गेम्स लोग खेल खेल के बोर हो गए और जो गेम्स खेल रहे हैं वो डायरेक्टली अलग से लॉग इन कर रहे हैं वो गेम्स पे और वहां से खेल रहे हैं। फेसबुक पे अभी बार बार नहीं आ रहे क्योंकि मोबाइल्स पे गेम खेलने की आदत होगी सबको। तो उसके बाद आपने क्या मॉनिटर किया कि अभी इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है। OLX वन ऑफ द बूमिंग फैक्टर। तो आप देखो कि फेसबुक ने क्या किया, यहाँ का एक मेंटल मॉडल समझा, यहाँ के सिमेंटिक्स समझे, उन्होंने लिंग्विस्टिक फैक्टर समझे कि जहाँ पे लोग ज़्यादा रिच नहीं है तो वो क्या करते हैं, पुराने प्रोडक्ट्स बाय या सेल करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो फेसबुक ने क्या किया, OLX देखा कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, तो हम लोगों के पास तो ऑलरेडी यूजर्स है, तो फेसबुक ने OLX का सेम पैटर्न जो है वो इनहेरिट किया अपने पास, और आज OLX से ज़्यादा फेसबुक पे लोग अपने प्रोडक्ट बाय या सेल या एडवर्टाइज कर रहे हैं। सो ये आपका मेंटल मॉडल हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके सर, जो मतलब यूजर्स पे डिपेंड है जो कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो लोग। ऑफ कोर्स कौन से प्लेस से है, वो कौन से लेवल के टेक्नोलॉजी उनके पास अवेलेबल है और वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है। मतलब अगर मैं कोई ऐसे लोकेशन पे हूँ जहाँ पे टेक्नोलॉजिकली लोग बैकवर्ड है, जहाँ पे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहे, तो वहाँ पे मैं शॉपिंग ऑप्शन छोड़ के वो जो मेनली आप देखो कि कहीं कहीं पे आप गांव में अगर जाएंगे ना ऑनलाइन शॉपिंग रेयरली कोई लोग करते हैं, लेकिन वो जो टिकटॉक टाइप वीडियोस है ना उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हम लोग उसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे वो लोकेशन पे।
और उसके लिए भी आप देखो कि आजकल के टाइम पे वो जो शॉर्ट वीडियोस जो बनाते हैं लोग, एक टाइम पे उनको एक वीडियो या एक फोटो क्लिक करने नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने कितना चीज़ सिंपल करके दिया, उनका मेंटल मॉडल समझा हम लोगों ने। मेंटल मॉडल मतलब कि अगर किसी को अगर कैमरा प्रॉपर यूज़ करने नहीं आ रहा है तो उनको भी हम लोग कैसे सिखाए, तो जहाँ पे कैमरे का बटन है वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग का बटन दे दो। गेटिंग? सो ये वे में हम लोग चीज़ें सिंपल 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 करते हैं, और वो भी कहाँ पे एरिया में, वहाँ पे लोगों का कल्चर, उनका एजुकेशन लेवल, उनके पास टेक्नोलॉजी लेवल क्या है वो समझ के करते हैं। और इंडिया में आप देखो कि ये जो गेम्स है ना, आप समझ लो कि आलसी टाइप के गेम्स ज़्यादा पॉपुलर है, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में दे हैव अपडेटेड सच गेम्स, और इसी के लिए इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट फॉर सच गेम्स, वेयर बाई लेस थिंकिंग, लेस एफर्ट्स आप ज़्यादा स्टेजेस क्लियर कर सकते हो, ज़्यादा गेम्स खेल सकते हो। तो आपको देखो पबजी टाइप गेम्स हर कोई नहीं खेलता है, लेकिन कैंडी क्रश या ऐसा वो दूसरे फालतू के गेम्स जो है ना, वो आपको 1000 लोग मिलेंगे जो वहां पे आपको वो गेम्स खेलते हुए मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा एफर्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। सर फालतू मतलब कि जैसे मतलब विदाउट जहाँ एनी पे, हाँ क्या बोल रहे कुछ एफर्टलेस गेम्स, राइट? क्या क्या? सर फालतू मतलब एफर्टलेस गेम्स बोल रहे हो ना? यस यस, एफर्टलेस, जहाँ पे आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। आप देखो कि अगर तीन कैंडी क्रश हो गया, या वो बॉल्स वाले दूसरे गेम्स होते हैं, सिमिलर कलर के बॉल्स मैच करो, तो अभी वहां पे एक छोटा बच्चा भी उसको खेल सकता है और एक बहुत एजेड पर्सन है वो भी उसको खेल सकता है। उनको वहां पे ज़्यादा कोई दिमाग नॉलेज लगाना नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा सुडुकू टाइप गेम्स हम लोग नहीं दे रहे, ना ही पबजी टाइप गेम दे रहे हैं जहाँ पे आपको एक स्ट्रेटेजी प्लान करना है, या स्टेज अगर क्लियर नहीं होगा या ऐसा कुछ, तो वो आपको पैटर्न्स जो है वो फॉलो करने। तो इंडिया में वो जो गेम्स है वो ज़्यादा पॉपुलर हो गए, और उसी से रूरल इंडिया जो है ना वो कनेक्ट हो पाया। लेकिन अभी भी वो बाकी का रूरल इंडिया कनेक्ट नहीं हो रहा है, और उसी के लिए हम लोग और एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले रहे हैं। तो आपका ये इंटरफेस से आ गया। प्रोसेस डिज़ाइन वही हो गया। व्हाट वी वांट, एथनोग्राफी, एथनोग्राफी मतलब जो मैंने सिमेंटिक्स एंड मेंटल मॉडल बोला, वो आपका कल्चर और ये सब बता रहा है, वो एथनोग्राफी हो गया। उसके बेस के ऊपर एनालाइज द थिंग्स, डिज़ाइन इट, प्रोटोटाइप बनाओ, वापस उसमें कुछ ज़रूरत है चेंज का तो वो चेंज करो, और फाइनल इंप्लीमेंट करो। इंप्लीमेंट मतलब कोडिंग, एंड डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब क्लाइंट साइड पे भेज दो। सो गुड और बैड डिज़ाइन जो ऊपर मैंने बताया वही वापस यहाँ पे समरी है। यूज़र इंटरफेस कैसे करेंगे, यूज़र इंटरफेस एनालिसिस, तो आप समझो क्या क्या होगा। आइडिया जनरेशन रहेंगे, ऑब्जर्वेशन, सुनो, ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्या चीज़ हम लोग कहाँ पे रखेंगे तो यूज़र को कम एफर्ट्स लगेंगे। बेस्ट एग्जांपल याद रखो जोमेटो का, पूरा जो भी चीज़ है उसने एक ही लेआउट में रखा हुआ है, आपको स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। ठीक है, स्केच बनाएंगे जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो अब क्या होता है, मैकेनिकल एंड होता है, वहाँ पे वो ज़्यादा सोचते नहीं है। उनका काम क्या है कि यूज़र के रिक्वेस्ट अगर आ रहे हैं तो वो सर्वर पे इजीली हैंडल होने चाहिए। जो टेक्निकल एनालिसिस होगा वो एनालिसिस दूसरे एंड पे होगा। एनालिसिस का मतलब है कि आप कितना बेटर बना पाएंगे। यूज़र का काम पहले, अगर यूज़र को पे करने के लिए अगर 10 सेकेंड लग रहे थे तो नाउ ट्राई टू मेक इट इन 5 सेकेंड्स। अगर पहले यूज़र को पेमेंट करने के लिए अगर जैसे आप देखो कि पहले अगर मुझे बिल पे करना रहता था तो ऑनलाइन में जाऊंगा, उसके साइट पे जाऊंगा, और वहाँ पे जाके फिर आई विल जस्ट लॉग इन देयर, और बाद में अपना यूज़र आईडी, अकाउंट नंबर डालूंगा, अमाउंट एंटर करूंगा, उसके बाद में कहीं तो पेमेंट होगा। आज के टाइम पे क्या है, वो सेम चीज़ें मैं गूगल पे से, अमेजोन पे से, या पेटीएम से, या और जो भी पेमेंट ऑप्शन है वहाँ से कर सकता हूँ। तो मुझे कहीं पे भी जाके अलग से लॉग इन या साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल बिल पेमेंट मुझे खुद का करना है, दूसरे का रिचार्ज करना है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम लोगों को अगर दूसरे का रिचार्ज करना है तो उसके साइट पे या उसका मोबाइल ऐप यूज़ करना पड़ता था। आज के टाइम पे गूगल पे ने देखो वो भी चीज़ आपके लिए सिंपल कर दिया। तो वही ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया, वही आपका एनालिसिस हो गया। मैकेनिकल वाला पार्ट क्या देख रहा है, हाँ जो चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड किए वो स्मूथ चल रहा है, नहीं चल रहे तो ये उसको कुछ एरर अगर आया तो ये उनको सॉल्व करेंगे। इनका काम ज़्यादा नहीं रहता है। और ये सबके लिए हम लोग जो एम्प्लॉयज़ जो रहेंगे हम लोगों के वो रीजन के, उनको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी प्रोवाइड करता है। मतलब आप बेटर बनाओ, हम लोग आपको प्रमोशन देंगे, आप बेटर बनाओ, आपको और बोनस मिलेंगे। यही सेम चीज़ चलते रहता है। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और दूसरी बात, अब
सर्टन सॉफ्टवेयर जो रहते हैं ना, सर्टन एप्लीकेशंस जो रहते हैं वो जेंडर डोमिनेंट रहते हैं बहुत बार। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑनलाइन शॉपिंग पे अगर साड़ीज या ऐसा कुछ शॉपिंग जो होता है, क्लोथ्स शॉपिंग जो होता है, तो वहाँ पे आप देखो डोमिनेंट कम्युनिटी आपको मिलेगा, एंड दैट डोमिनेंट कम्युनिटी इज फीमेल या गर्ल्स। जहाँ पे आपको बॉयज़ बहुत कम मिलेंगे जो आके रोज़ के कोई ना कोई टी शर्ट जीन्स शूज़ परचेस कर रहे हैं। लेकिन विंडो शॉपिंग का जो आदत होता है वो सेम अभी इंटरप्रेट हो रहा है आपका ऑनलाइन विंडो शॉपिंग से। और प्लस अमेजोन आपको फैसिलिटी दे रहा है। तो बहुत बार जो गर्ल्स है, इफ दे फाउंड सम ड्रेस इज़ वेरी गुड, तो मंगाएंगे, ट्राई करेंगे, अगर नहीं आए तो रिटर्न कर देंगे, बिकॉज वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल। तो क्या है कि आपको कहीं ना कहीं आप देखो कि आपका कौन से एज ग्रुप के लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आपका एप्लीकेशन, और उसमें से मेल या फीमेल कौन से है, और उनके टेस्ट के हिसाब से हम लोग कोई चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे, बेटर बनाएंगे। जैसे ग्रोसरी ऑप्शंस हम लोगों ने ऐड किया है, तो ग्रोसरीज का ऑप्शन का मतलब क्या है, हाउसवाइफ जो पहले फिजिकली कोई स्टोर्स पे जा रहे थे, अभी वो ऑनलाइन ही यहाँ से शॉपिंग करेंगे। तो अभी हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रोसरीज का ऑप्शन, प्लस उसके साथ में आप बाकी के जो शॉपिंग्स है, क्लोथ्स, शूज़, बाकी की कोई एक्सेसरीज, वो सारे आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कुछ चीज़ें नॉर्मल ऑफिस आवर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं या ऑफिस आवर्स के बाद भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये भी आपको देखना रहता है। तो वही सेम चीज़ प्रोवाइड किया है, प्लस उसके साथ में आप कुछ चीज़ें जो है वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में बताएंगे। दैट्स अनदर पॉइंट। ओके, देन यहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, टास्क एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग क्या बता रहे हैं, वर्क द यूजर्स परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। जैसे किसी ने अगर कोई शॉपिंग कर लिया, लाइक मैंने सारा अपना कार्ट भर लिया है। अब देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो है ना, वो आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने का ऑप्शन देते हैं, और बाद में जब आप चेकआउट करेंगे ना तो लॉगिन ऑप्शन देते हैं। अब आप सोचो कि मैं न्यू हूँ, मैंने वहाँ पे लॉगिन नहीं किया, आपने मुझे कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन तो दे दिया, लेकिन जब मैं अभी लॉगिन करूँगा ना, तो लॉगिन करने के बाद मेरा कार्ट एम्प्टी हो गया। इसका मतलब क्या है कि अभी वापस आपको कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज है। मतलब मैंने 10,000 का शॉपिंग किया था, मेरे कार्ट में जो प्रोडक्ट्स थे उसका वैल्यू 10,000 5,000 था। ढूंढ ढूंढ के मैंने 1 घंटा मेहनत करके मैंने सारे प्रोडक्ट को मेरे कार्ट में ऐड किया था। आपने मुझे लॉगिन, पेमेंट पे मैंने क्लिक किया, आपने मुझे लॉगिन का ऑप्शन दिया, लॉगिन पे क्लिक किया तो मेरा अकाउंट में लॉगिन हो गया, लेकिन अभी मेरा कार्ट एम्प्टी है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट? अब प्रॉब्लम तो है, अगर आप टेक्निकली देखेंगे, कोडिंग वे में अगर आप देखेंगे, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके लॉगिन के साथ में आपका कार्ड अटैच रहेगा। आप बिना लॉगिन के अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो वो कौन से अकाउंट के साथ कार्ड को लिंक करना है वो हम लोग को पता ही नहीं है। गेटिंग? तो इसका ड्रॉबैक क्या होगा, समझो कि मैं कंप्यूटर पे, कॉलेज के कंप्यूटर पे बैठा, मैंने कुछ शॉपिंग के लिए चीज़ें कुछ कार्ट में ऐड कर दी है, अब मैंने वो शॉपिंग नहीं किया, मैं ऐसे ही छोड़ के चले गया। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा पर्सन वहाँ पे आके लॉगिन कर रहा है अपने अकाउंट में, तो मैंने जो भी शॉपिंग के प्रोडक्ट्स अपने कार्ट में ऐड किए थे विदाउट लॉगिन, वो उसके कार्ट में चले जाएंगे, और वो जो 100-200 का शॉपिंग कर रहा था गलती से, उसका टोटल अमाउंट जो है वो 5-10 हज़ार बताएगा। दैट इज द प्रॉब्लम। सो ये सर्कमस्टेंसेस में हाउ वी आर गोइंग टू बिहेव, ये दोनों चीज यहाँ पे क्लियर है। कंटेंट एनालिसिस क्या बोला यहाँ पे, कंसिस्टेंट रखो, लोकेशन, स्क्रीन्स, फोटोज कहाँ पे आएंगे। जैसे आपको यहाँ पे मैंने बोला था ना कि आपको देखो कंसिस्टेंट लोकेशन ऑन द स्क्रीन। फॉर एग्जांपल फोटोज जो है अपर राइट कॉर्नर में ही आते हैं, थंबनेल आता है आपका प्रोफाइल का, तो अभी बाय डिफॉल्ट सब जगह पे वही आएगा। देन कस्टमाइज स्क्रीन लोकेशन सब जगह पे रहेगा। ऑन स्क्रीन आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग, रिपोर्ट्स जो आप बताएंगे, मूविंग डायरेक्टली टू अ समरी। जैसे अगर मैं कार्ट में कुछ प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो मुझे टोटल समरी बताएगा कि ओके इसके चार्ज इतने हो गए, ये टैक्स आपका इतना हो गया, सर्विस चार्ज इतना ऐड हुआ हम लोगों का, कोई डिस्काउंट्स अगर है तो वो आप अप्लाई करके दिस इज योर फाइनल अमाउंट। वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, लाइक कोई एप्लीकेशन अगर मैं यूज़ करता हूँ, आज के टाइम पे देखो हम लोग जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, बहुत बार दिन भर अगर उस पर बैठते हैं तो आपके पास 2 मोड्स रहते हैं। एक उसका डार्क मोड रहता है जिसमें सारी चीज़ें जो है वो आपका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो जाएगा और फॉन्ट्स जो है वो वाइट हो जाएंगे, और दूसरा जो रहता है वो नॉर्मल मोड रहता है। तो अभी नॉर्मल मोड में क्या होता है, आप ज़्यादा टाइम बैठते हो तो आपके आँख पे स्ट्रेन आता है।
सो कौन से टाइप की लाइटिंग हम लोग देंगे जिससे आँख पे स्ट्रेन भी ना आए और आपका एप्लीकेशन यूज़ करने में उनको सिंपल भी पड़े। देन जो टेक्स्ट आप बताएंगे वो कीबोर्ड का साइज हाइट क्या होना चाहिए, माउस टाइप कौन सा होना चाहिए, सराउंडिंग नॉइज़ अगर आ रहा है तो आप हेडफोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे जो वो नॉइज़ को एलिमिनेट कर दे, या फिर नॉइज़ भी अगर आ रहा है तो भी आप कोई ये वे में साउंड प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो वहाँ पे भी सुनाई दे, है ना। तो नॉइज़ एलिमिनेशन टेक्निक हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं वो हम लोग बता दें। जैसे आप देखो कि अगर लाइव क्रिकेट ब्रॉडकास्ट होता है तो जो जो लोग कमेंट्री दे रहे हैं तो उनके आजू बाजू में भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है, सराउंडिंग नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा ना, लेकिन आपको कभी वो सुनाई देता है, नहीं देता है। देन जो स्टम्प्स होते हैं या फील्डर्स होते हैं उनके पास भी माइक होता है, तो वो कुछ बोलते हैं वो आपको क्लियरली, बहुत बार हम लोग अलग से कुछ कमेंट्री सेशंस या कुछ रहेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। देन वेदर, टेम्परेचर, देन अगर आपको कहीं पे अगर जैसे हम लोग अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो अगर कोई एक बहुत स्लो बोल रहा है तो आप उसको 1.5 2 ऐसे स्पीड पे आप चला के देख सकते हो। ये अगर आपका वर्क एनवायरनमेंट हो गया। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कैसे बेटर बनाएंगे, है ना, जो हम लोगों ने देखा। अब ये आप पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। इंटरफेस ग्राफिकली कहाँ पे रहेंगे, सोर्स टारगेट कौन से है, स्क्रीन लेआउट कैसे होने चाहिए, डिज़ाइंस आप क्या कंसिडर करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि थोड़े कुछ रॉन्ग डिज़ाइंस अगर गए तो उससे क्या होता है कि धीरे 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 वो आपका परफॉर्मेंस और डाउन लेके जाता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम जो है वो धीरे 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 और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनते जाएगा यूज़र्स के लिए। देन एरर मैसेजेस कैसे डिस्प्ले करने हैं ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। सो सिर्फ फेल नहीं बताना है, आपको प्रॉपरली लेबल करना है हर एक चीज़ों को, ठीक है। और कभी आपको एप्लीकेशन स्टॉप करना है वो भी बताना है। कभी कभी हम लोग कोई एप्लीकेशन जो बताते हैं उसमें बहुत सारे टूल बार्स रहते हैं, तो आपको वो टूल बार को भी अगर कंट्रोल करना है तो वो कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे बताएंगे। देन अगर आपका एक न्यू वेबसाइट का डिज़ाइन है तो आपको वो डिज़ाइंस के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ पॉइंट आउट करना है, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं रखना है, कहाँ पे क्या चीज़ हम लोग बहुत सिंपल वे में प्रोवाइड करेंगे, वो सारे चीज़ें आपको धीरे 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 बताने रहते हैं। उसको आप धीरे धीरे फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिया है अमाउंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्ड। धीरे धीरे हम लोग यूज़र के बिहेवियर पे से सीखेंगे कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कौन से लोकेशन पे। उनका मेमोरी लोड कम करना है, जो पहले मैंने बताया। बाय डिफ़ॉल्ट सर्टेन चीज़ें हम लोग खुद से प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आपका जो इंटरफेस है वो डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखो कि अगर मैं गूगल पे जा रहा हूँ तो गूगल एक ही सर्च बार पे आपको हर एक चीज़ सर्च करने का ऑप्शन दे रहा है। इफ़ आई सर्च हियर तो ये देखो, ये न्यूज़ उसके रिलेटेड मुझे यहाँ पे बता देगा। इमेजेस सर्च करना है तो ये बैकग्राउंड में दूसरा सर्वर काम कर रहा है जो इमेजेस बता रहा है। मैप्स यहाँ से कर चलेंगे, वीडियो यहाँ से चलेगा। शॉपिंग अगर करना है, फाइनेंस, तो ये देखो फ्लाइट बुकिंग, शॉपिंग, फाइनेंस। अब मैं फाइनेंस पे जा रहा हूँ तो अगेन क्या हो गया, यहाँ से ही मुझे बता रहा है वो। गेटिंग? सो हर एक चीज पॉसिबल वे में आपको एक ही लोकेशन से प्रोवाइड कर रहा है वो। सॉरी, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस के जगह पे एक सर्च बार है, नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए। और इसी को अगर हम लोग बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, गूगल का पूरा एक पेज बनेगा, देन उसमें अलग अलग आप ऑप्शंस देंगे। अगर फाइनेंस पे जाना है, क्लिक किया, सर्च व्हाट यू वांट, है ना। तो वो सेम चीज़ें गूगल ने कितना सिंपल करके दिया है लोगों के लिए, वो आपको समझना है। मेमोरी लोड कम करने का मतलब ये हो गया। तो कंटिन्यूअस हम लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे, उसको रिव्यू करेंगे एक्चुअल डिज़ाइन से, बाद में उसमें आप वापस अगर रिफाइनमेंट की ज़रूरत है तो वो लाएंगे। सो प्रोटोटाइप आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, डिज़ाइन, प्रोटोटाइप, देन इवेल्युएट, वापस डिज़ाइंस बनाएंगे, वापस प्रोटोटाइप बनाएंगे, इवेल्युएट करेंगे। तो दिस थिंग्स गोज ऑन। ये आपका समरी हो गया उसका। दैट्स इट, वी हैव FAQs। और उसके बाद में दिस इज द न्यू टॉपिक विच विल बी स्टार्टिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, नॉट इन टूडेज लेक्चर। Sir, will you explain testing now? हाँ, मुझे एग्जैक्ट पेज नंबर बता दो ना बेटा, बता। हाँ मैम, हाँ सर। आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग। सर 21। ओके ओके, किसी को कोई डाउट है दे कैन स्टे, अदरवाइज जिसको जाना है दे कैन गो। हाँ, सो टेस्टिंग में हम लोग के पास मल्टीपल टाइप्स के टेस्ट है, लाइक वी हैव वाइट बॉक्स टेस्ट एंड ब्लैक बॉक्स टेस्ट। वाइट बॉक्स सर मतलब कि आपको ऐसा बता दो डायरेक्ट, मतलब पूरा बताओ मत, हाँ, मतलब तो कि ब्लैक जैसे बॉक्स, ये ब्लैक बॉक्स टेस्ट है MCQ बराबर। बेस्ड। हाँ,
सर एमसीक्यू कैसे, मतलब क्वेश्चंस एग्जांपल बता दीजिए सर। एग्जाम्पल का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी हैव अ डेवलपर हु आर इन अ पेयर, वन इज कोडिंग एंड सेकेंड इज एनालाइजिंग, सो विच टाइप ऑफ टेस्टिंग दे आर फॉलोइंग, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स? कौन सा आएगा? डेवलपर एंड पे टेस्ट हो रहा है तो कौन सा होगा? व्हाइट बॉक्स होगा। देन अगर वाइट ना, वाइट वाला सर। हाँ वाइट वाला होगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि वी हैव प्रोवाइडेड अ टेस्ट केस टेबल, वी हैव प्रोवाइडेड यूजर what input they supposed to enter and what expected output they can get, and based on which users are testing our software, so which type of testing basically followed there, white box or black box? black box। ब्लैक। हाँ सो वो टाइप के टेस्टिंग आएंगे, वो टाइप के सर वाइट और ब्लैक एक बार बता दो, मतलब डेवलपिंग के लिए वाइट है। हाँ और मतलब मुझे इंटरनल आर्किटेक्चर पता है, मैं डेवलपर हूँ, तो मैंने क्या कंडीशन लिखे है, वो कंडीशन अगर ट्रू होगा तो क्या होगा, फॉल्स होगा तो क्या होगा, और मैंने जो एल्गोरिदम लिखे हैं, अगर मैंने कहीं पे इंटरफेस यूज सॉरी इनहेरिटेंस अगर यूज़ किया है तो पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास एक दूसरे को प्रॉपरली एक्सेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। इंटरफेस में अगर कोई पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है उसको हम लोग प्रोटेक्टेड रखते हैं, सो दैट चाइल्ड का क्लास कैन ओनली इनहेरिट दैट, वो फंक्शन को मैं पब्लिक नहीं रखूंगा, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट आपने प्रॉपरली यूज़ किए है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे। और ब्लैक बॉक्स के अंदर तो आपने जो टेस्ट केस टेबल बनाया रहेगा, हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखा था टेस्ट केस टेबल का, टेस्ट केस नंबर, टेस्ट केस डेटा क्या एंटर करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सो और कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। सो यूजर एंड पे या टेस्टर्स, उनको मैंने बोला है कि ओके ऐसा कुछ डेटा डालेंगे, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट रहेगा, आप टेस्ट करके देखो एक्सपेक्टेड आउटपुट और रियल आउटपुट मैच हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप डेवलपर को बता दो कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें मैच नहीं कर रहा है, आपको उसको रिवर्क करना पड़ेगा। दैट्स ब्लैक बॉक्स एंड वाइट बॉक्स। क्लियर है? हेलो हेलो, एनी डाउट्स? रितिका क्लियर है? एक्चुअली आई लॉस्ट माय इंटरनेट कनेक्शन, दैट्स व्हाई। ओके सो कुछ नहीं है, वही होगा ना वो। सर और ये भी बता दो ना, फ्रेम एक सेकंड ना बता रहे हो सर, पेज नंबर है 12। 12 है, हाँ। सो ये तो एप्लीकेशंस है, हाँ लाइफ साइकिल। सर नीचे। हाँ तो वाई डू वी रिक्वायर्ड अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सो दैट हम लोग डेवलपमेंट जो है वो विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग कंप्लीट कर पाए, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पे। SDLCs तो हम लोग के बाद में आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हम लोग क्यों फॉलो करेंगे, मतलब जैसे अगर हम लोग आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और उसमें सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 सेम 5 एंड सेम 6 सब्जेक्ट्स क्यों डिवाइड करके देते हैं, सो दैट फाइनली जब आप TY क्लियर करो तो आपके पास एक इनफ नॉलेज होना चाहिए जिसके बेस के ऊपर आप जाके जॉब कहीं पे कर सको इंडस्ट्री में। तो इसके लिए हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं ना कि F5 में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसके लिए यही चीज़ काम के रहेंगे, इसके आगे आप कुछ काम के नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो हम लोग भी वही वे में सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल प्रिपेयर करते हैं कि जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके बेसिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी रहता है, उसके बाद में कोई दूसरे पॉइंट ज़रूरी रहेंगे, उसके बाद में और कोई फिजिबिलिटी। सर लाइफ साइकिल मतलब कि सॉफ्टवेयर की जो स्टार्ट टू एंड, रिक्वायरमेंट्स। हाँ ओके, पूरा उसका साइकिल स्टार्ट टू एंड स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आप क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो जिससे आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उतना बेस्ट या स्मूथ बनेगा। तो जैसे अगर हम लोगों ने समझा था कि हम लोग रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे, एनालाइज करेंगे, देन फिजिबिलिटी स्टडी होगा, डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे, उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे, वापस उसको टेस्ट करेंगे, बाद में डेवलप करेंगे। तो ये लाइफ साइकिल जो है ना, इसके लिए इसकी ज़रूरत रहती है कि ऐसा ना हो कि क्लाइंट साइड पे जाने के बाद में हम लोग को पता चले कि ओके सॉफ्टवेयर में यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, पहले पता चलता तो इसका हम लोग का डेवलपमेंट कॉस्ट कम होता था। इसके लिए वी हैव दिस। क्लियर है? हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ठीक है। सो आप एक बार चाहिए तो वो मैंने सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप एक बार सर, उसको क्विकली ओके। रिविजिट कर लेना, ठीक है?
ओके सर, क्वेश्चंस तो एमसीयू में ऐसे आएंगे ना जो आपने बताया, वो ब्लैक में हाँ पड़ा हाँ, हुआ है। वैसे ही आएगा। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो भी हम लोगों ने 2 यूनिट्स में पढ़ा है, तो आप वो हाँ। सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट्स नहीं आएंगे कि नोट्स में दिए हैं वैसे ही एक्सपेक्ट करना। नहीं मतलब कि लॉजिक बेस आएंगे ना। हाँ, लॉजिक बेस्ड आएंगे, थोड़े बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले भी आएंगे, थोड़े बहुत लॉजिक बेस्ड आएंगे। सो दोनों आपको सॉल्व करने आना चाहिए, और उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर अगर रहेंगे तो हो जाएंगे बहुत इजीली वो सॉल्व। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। मिल हेलो सर। हाँ बोलो। तो एग्जाम से पहले एक छोटा सा टेस्ट रखते थे सर, मतलब एक बेटा, फाइनल एग्जाम के पहले वी कैन कीप अ टेस्ट। अब इंटरनल्स के ओके। पहले कहाँ टेस्ट रखेंगे? इंटरनल इटसेल्फ अ स्मॉल टेस्ट कि आप फाइनल एग्जाम के लिए रेडी है या नहीं, है ना? फाइनल एग्जाम के पहले विल कीप अ स्मॉल टेस्ट। क्लियर है? ओके सर, यस। हाँ, तो हम लोग का पूरा सिलेबस हो जाएगा ना, देन विल कीप वन स्मॉल एमसीक्यू टेस्ट, तो आपको पता चलेगा फाइनली आप प्रिपेयर हो नहीं हो। चलो, हाँ, ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।